चलो, गुड मॉर्निंग पीपल। Hey, good morning. चलो, let's continue with our discussion from yesterday's class. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? We were discussing about the structure of income tax. Yes, we started with understanding 5 चीजें हैं income tax में. We have act, rules, circulars, notifications, case laws. We started with our understanding on act, where we told हम लोग पढ़ेंगे Jan 27 के लिए Income Tax Act 1961. प्रॉब्लम हमें थोड़ी जगह पे आया। जैसे ही हमने इनकम टैक्स चालू किया, फर्स्ट आया सेक्शन नंबर 1 विच टॉक्ड अबाउट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। टाइटल दिख गया, वी सेड इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्सटेंट आया और एक्सटेंट में थोड़ी इश्यू आ गई। एक्सटेंट में हमने बोला एक्सटेंट इज होल ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हेन द होल प्रॉब्लम स्टार्टेड। यस, हमने एक एग्जांपल दिया और एग्जांपल में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया। किसी को कोई आइडिया? पीपल, एग्जाम्पल में से कहां कहां इंडिया लगा और कहां कहां इंडिया नहीं लगा? चेन्नई वाला इंडिया, चेन्नई से बाहर आइलैंड में इंडिया। अच्छा, अगर वो क्या है इंडिया का आइलैंड, ये कैसे होता है? नहीं, वहां पे कोई था ही नहीं ना, वहां पे कोई था ही नहीं, तो फिर ऐसे इंडिया का आदमी कैसे बोलूं मैं उसको? इंडिया, इंडिया का आदमी टैक्स मांगने आया तो मतलब सही है। वैसे ऐसे तो फिर मतलब ऐसा हो गया कि मान के चल इंडिया का कोई एक टैक्स ऑफिसर सिंगापुर में बैठा है, किसी को देखा और बोला भाई भर दे टैक्स, तू भर देगा तू? वैसे आदमी देख के तो फिर मुंह से तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। यस, डिफिकल्टी दिख रही है ना पीपल? यस, व्हेन थिंग्स आर नॉट क्लियर यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन दैट, अग्रीड नॉट अग्रीड, एंड दैट्स व्हेन इनकम टैक्स टोल्ड ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इंडिया नहीं पता तो इंडिया हम बताते हैं। यस, तो इनकम टैक्स टोल्ड इंडिया का डेफिनेशन हम देंगे एंड वी विल वर्क विद द डेफिनेशन अलोंग विद इट। यस, तो इंडिया का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। इंडिया का डेफिनेशन आया सेक्शन 2 क्लॉज 25A में। इंडिया का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 25A में आया। अब 25A देख के तुम ही समझ जाओगे पीपल, 25 होता तो मतलब पहले से ही था, 25A डाले मतलब बाद में ही लेके आए। यस, तो मतलब जब इनकम टैक्स बना था तब उन्हें लगा इंडिया तो सबको पता होगा। फिर मेरे जैसे थोड़े पागल लोग जाके सवाल पूछने लग गए और वो लोग बोले अच्छा बेटा इंडिया बोलना पड़ेगा वरना ये लोग करते रह जाएंगे चीजें। यस, एंड दैट्स व्हेन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया केम इनटू पिक्चर। रीड द डेफिनेशन फॉर मी। इट सेज इंडिया, इंडिया ऊपर से इंडिया मीन्स मतलब क्या? इसका मतलब उन्होंने बोला इंडिया में सिर्फ इतना ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। एंड आई टोल्ड यू दैट वेरी क्लियरली। यस पीपल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज हम लोग इंडिया डिफाइन कर रहे हैं। यस, और इंडिया को हम लोग इंक्लूसिव नहीं बोल सकते बिकॉज कल को जाके तुमने इंडिया इंक्लूसिव बोला, मैं बोलूंगा पाकिस्तान भी साथ में ले ले, श्रीलंका भी ले लेते हैं, सब पे टैक्स करेंगे। पीपल, एक वहां पे बैठा यूएस में, दूसरा इंडिया में, नहीं चाहिए, करेक्ट नहीं? यस, तो इसलिए दे टोल्ड इंडिया का मीन्स डेफिनेशन रखेंगे, मतलब इंडिया में सिर्फ इतना ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। यस और नो? यस, अब पढ़ो। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 चेन्नई कवर होता है। सेकंड, एनी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सीबेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, मतलब अब मैंने बोला इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है वो भी इंडिया के पार्ट में आएगा। यस, हर कंट्री के पास अपना राइट होता है कि भाई एक सर्टेन एरिया तक का पानी हमारा होता है। इंडिया में वो पानी होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नाउ व्हाट इज नॉटिकल माइल्स? जैसे आप रोड पे मीटर चेक करते हो वैसे आप पानी में नॉटिकल माइल्स चेक करते हो, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया हो गया इंडिया का पार्ट। मतलब अगर मेरा आइलैंड 12 नॉटिकल माइल में रहा तो उसको हम इंडिया मान के चलेंगे, नहीं तो उसको इंडिया नहीं मान के चलेंगे। बट प्रॉब्लम वहां नहीं आया। लुक नो, टेरिटोरियल वाटर्स के बाद क्या लिखा है? एनी seabed and subsoil, मतलब अंडरलाइंग सच वाटर ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर मैंने बोला कि आइलैंड इंडिया में है तो आइलैंड के नीचे का पानी भी इंडिया में ही है, तो मेरा अटलांटिस भी टैक्स होगा, अटलांटिस भी टैक्स होगा। नेक्स्ट आया एनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच इज बिटवीन 13 to 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब इंडिया में बोला गया कि 12 नॉटिकल माइल्स तो इंडिया है ही, उसके अलावा 12 से थोड़ा आगे 200 तक भी
इंडिया ही है, उसको भी हम इंडिया मान के चलेंगे। नाउ दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज नॉट देयर इन अदर एक्ट्स। तुम कंपनीज एक्ट में जाओगे तो ये लाइन नहीं दिखेगी, ये सिर्फ इनकम टैक्स में है, फॉर वन सिंपल रीजन, तुम्हें वर्ड समझना पड़ेगा। पीपल, बीच में क्या वर्ड दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक ब्रेक इंग्लिश, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट द हेल इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? वो तो फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक वैली भी एक्सक्लूसिव ही है, उसका मतलब वो नहीं हुआ। ब्रेक इंग्लिश पीपल, 3 वर्ड है, जोन मतलब एरिया, एक्सक्लूसिव मतलब यहां पे यही होगा, और यही में क्या होगा, इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक मतलब क्या, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मतलब दिस एरिया इज ओनली फॉर ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग के लिए है, यहां पे और कुछ नहीं हो सकता, मतलब यहां पे आदमी का रहना पॉसिबल नहीं है। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद तुम्हें हाथ में वीजा होने की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट वीजा के बिना 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर गए तो हम तुम्हें देशद्रोही डिक्लेयर कर देंगे। यस, यू विल ऑटोमेटिकली बी डिक्लेयर टेररिस्ट, शूट ऑन साइट का ऑर्डर आ जाएगा। यस, तो 12 नॉटिकल माइल्स के बाद आप सिर्फ ट्रेडिंग करने जा सकते हो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब परमिट लेना पड़ेगा। परमिट में बोलना पड़ेगा सर हम लोग 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ बेचने के लिए। यस, बेचने के लिए जाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली नो पीपल, आज मैं इंडिया से निकलूंगा, कोई श्रीलंका से आएगा, एक जगह पे मीट तो करेंगे ना। यस, अब वो श्रीलंका क्रॉस कर रहा है, मैं भी इंडिया क्रॉस कर रहा हूं, तो वो जगह जहां पे हम लोग मीट करेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहां पे सारा ट्रेडिंग होता है। यस, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन दिस एरिया, लकीली वहां पे प्रॉफिट तो कमा ही रहे हो, तो उस प्रॉफिट पे भी टैक्स भरना पड़ेगा, कैसे मना कर दे उसको। यस, तो जैसे 200 नॉटिकल माइल्स तक को भी टैक्स मान के चलो। नेक्स्ट लाइन आया, हाँ, एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब अब उन्होंने क्या बोल दिया, बेटा हमने पानी के अंदर तो कवर किया ही था, पानी के ऊपर भी कवर कर लिया, जमीन के ऊपर भी कवर कर लिया, मतलब अब एयर स्पेस भी इंडिया का पार्ट है। तो मतलब मेरे डेफिनेशन में चेन्नई में किया तो इंडिया, आइलैंड में किया तो इंडिया, आइलैंड के अंदर किया तो इंडिया, जमीन के अंदर किया तो भी इंडिया, सी बेड लिखा है, सी बेड एंड सबसॉइल लिखा है, सबसॉइल भी इंडिया ही हुआ, एंड ऊपर आसमान में किया तो भी इंडिया ही मान के चलेंगे, सब जगह पे टैक्स कटेगा, सब जगह पे टैक्स कटेगा, एंड दैट्स व्हेयर द इंडिया डेफिनेशन कम्स इनटू पिक्चर। क्लियर नॉट क्लियर? यस। अब तुम बोल सकते थे कि राहुल इंडिया का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा, बट हर लॉ में अपना अपना रूल्स होता है। जब मैं कंपनी बना रहा हूं तो मैं सिर्फ कंपनी इंडिया में बनाना चाहता हूं, उस केस में मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। लेकिन जब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, मेरे को काटना तो सब पे ही है, तो उसमें मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी ऐड करके चलूंगा, यस और नो। तो इसलिए इंडिया को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किए, दे डिफाइन इंडिया इन एवरी सिंगल एक्ट। आप हर एक्ट में जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मान लो, कंपनीज एक्ट में मान लो, हर जगह पे आपको इंडिया का डेफिनेशन मिलेगा, मैंडेटरी मिलेगा, ढूंढ के रखना, बिकॉज कभी भी अगर आप पढ़ रहे हो और आपको इंडिया ही नहीं पता तो उसका मतलब ही नहीं होगा। यस, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे तुम अप्लाई किसको कर रहे हो, इंडिया को ही तो अप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो चीज इंडिया में है ही नहीं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो वहां पे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट द आंसर विल हिट बैक टू यू। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? आर वी क्लियर? यस। तो सेक्शन नंबर 1 में पीपल हमने अब समझ लिया टाइटल क्या है, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द एक्सटेंट, पेंडिंग बचा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मैं आपको दिखा देता हूं, कमेंसमेंट लिखा है आपके एक्ट के अंदर, मेरा एक्ट कहां गया, यस तो अगर मैंने इसको खोला और मैंने चेक किया, इसमें लिखा है शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो 1 अप्रैल 1962 से हम इसको इनकम टैक्स एक्ट मान के चलेंगे, हम इसको इनकम टैक्स एक्ट मान के चलेंगे, कोई डिफिकल्टी यहां पे? यस। नाउ क्वेश्चन इज पीपल, ऊपर क्या लिखा है 1961, लेकिन नीचे कब से अप्लाई हो रहा है 1962, बीच में 1 साल का गैप दिख रहा है, मतलब 1 साल के लिए इनकम टैक्स इंडिया में था ही नहीं, करेक्ट? करेक्ट ना? करेक्ट ना? 1 साल के लिए हमने टैक्स किया ही नहीं किसी को भी, माफी, सब जगह माफी, कोई लगान नहीं लगेगा, करेक्ट नॉट करेक्ट? करेक्ट नॉट करेक्ट? करेक्ट नॉट करेक्ट? नो, 1961 में भी यही टैक्स था, 1961 में भी हम लोग इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से ही टैक्स कर रहे थे, बट फिर ये क्वेश्चन आ रहा है ना
कि जब राहुल 1961 में इनकम टैक्स था तो फिर 1962 क्यों लिखा हुआ है? करेक्ट क्वेश्चन। यस, मेरे को एक आधा घंटा दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए बस दिमाग में रखो कि इनकम टैक्स कब से आ रहा है? 1961, लेकिन अप्लाई कब से हो रहा है? 1962। साल भर का गैप है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिक है, मैं बताता हूं बाद में। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? आगे बढ़ जाए। यस, तो अब हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 1 विच इज योर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। चले आगे। यस पीपल, लॉ में सेकेंड आइटम इज डेफिनेशंस। यस, अब डेफिनेशन में अगर आपको बिठाने बैठा तो सेक्शन 2 का डेफिनेशन चालू होते ही खत्म ही नहीं होगा। यस, ये सेक्शन 2 है पूरा, यहाँ पे कोई एक अराउंड 48 तक जाएगा, तो 248 तक के डेफिनेशन है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर करेंगे वहां वहां जो रेलेवेंट होगा उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, वरना डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। यस, आफ्टर सेक्शन 2 पीपल, हमने क्या बोला? इंपॉर्टेंट चीज, चार्जिंग सेक्शन चाहिए। यस, तो चार्जिंग सेक्शन इज व्हाट वी आर गोना स्पेंड टुडे। आज का दिन हम लोग चार्जिंग सेक्शन करेंगे, और जैसे ही हमने चार्जिंग सेक्शन खत्म किया, चैप्टर खत्म। यस, so we are going to do charging section according to it. Yes, मैं एक बार चार्जिंग सेक्शन एक्ट से पढ़ा लेता हूं, उसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चार्जिंग सेक्शन विद मी पीपल, इट सेज वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, मतलब फर्स्ट थिंग उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये एक्ट सेंट्रल लेवल पे लेवी होगा, उसको स्टेट लेवल पे लेवी नहीं करेंगे। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट enacts that income tax shall be charged for any assessment year at any rate or rates, income tax at that rate or rates shall be charged for that year in accordance with and subject to the provisions including the provisions of additional income tax. People, just to clarify, ये चीज अभी सिलेबस में नहीं है। जैसे ये सब पहले था, बहुत पहले था, डीडीटी सब बोलते थे, लेकिन अब सब स्क्रैप कर दिया, तो अभी वो रेलेवेंट नहीं है। ऑफ दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। ये तुम्हारा चार्जिंग सेक्शन है। यस पीपल, आई नो पढ़ने में लेंथी ज्यादा है, लेकिन वर्ड यूज हुआ है ना। यस, 3-4 वर्ड दिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बताओ क्या क्या दिख रहा है? सेंट्रल एक्ट तो पता है ना तुम्हें, लून असेसमेंट ईयर, कुछ की नया वर्ड सा है। नेक्स्ट, और क्या क्या वर्ड समझ में नहीं आ रहा? अगर सब समझ में आ गया तो मेरे को लाइन सिंप्लीफाई करके दो। बताओ और क्या नहीं आता पीपल इसमें? बाकी सब आता है? श्योर है सब आता है? मैं फिर सवाल पूछूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। बाकी सब आता है? पक्का पक्का पक्का? पर्सन क्या होता है? बताओ, पर्सन माने क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया। बाहर का आदमी इंडिया में टैक्स नहीं भरेगा। वाह वाह। हाँ, ह्यूमंस कंपनी टैक्स नहीं भरती। आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन, वैसे एकदम नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल में कौन कौन आता है? कंपनी बस, और कोई नहीं आता। एलएलपी भी आता है, अच्छा। और कुछ? नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भरेगा टैक्स, वो भी भरेगा। अच्छा, उसको डालना है नहीं डालना है? डालना है, डालना है नहीं डालना है? डालना है। अच्छा, HUF करके सुना होगा, उस पर टैक्स नहीं लगता। एक एक मैं बोलूंगा तुम्हें, अभी मैं देता हूँ लिस्ट पूरा। तुम्हें तो आता है ना सब कुछ, तुम तो खड़े हुए थे, राहुल इनकम टैक्स क्या सिखा रहा है, मैं तो पढ़ के आया, जान पास कर दूंगा मैं तो। क्या नहीं आता पीपल? पर्सन आता है नहीं आता है? ये आता है नहीं आता है? नहीं बोलो ना, तभी करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। हाँ आगे, और क्या नहीं आता? ढूंढो पीपल, वर्ड ढूंढोगे तो मिलेगा। बाकी सब समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड। क्या नहीं समझ में आया? टोटल इनकम नहीं आता मेरे को। पीपल, इनकम ही नहीं सीखा तुमने, टोटल क्या समझोगे तुम लोग? उस दिन हम लोग इनकम का एग्जाम्पल दिए, उखाड़े तुम लोग कुछ। जब इनकम ही नहीं पता तो टोटल इनकम कहां से निकाल लोगे? ए हाँ कि ना?
हाँ ठीक है, और पा थैंक गॉड, क्या नहीं आता? रेट पता ही नहीं है, क्या टैक्स कर लोगे तुम लोग? रेट पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक चीज मैंने काट दिया, तो एडिशनल इनकम टैक्स अब नहीं आएगा सिलेबस में, वो छोड़ दो। हाँ, इन अकॉर्डेंस विद क्या नहीं होता? इन अकॉर्डेंस मतलब उसके तरीके से। और कुछ? प्रीवियस ईयर, अच्छा पीपल असेसमेंट ईयर समझ में नहीं आया तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? जब असेसमेंट ईयर नहीं आता तो प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली नहीं आता। कहाँ है प्रीवियस ईयर? ये रहा। यस, तो ये सब वर्ड समझ में नहीं आया ना पीपल? यस, अब उठाओ ये 4 लाइन और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इसको हम लोग कितना सिंपल लिख सकते हैं इज द पॉइंट। मेरे को इतना सब इंग्लिश नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा? यस, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश रिमूव करते हैं पीपल। दैट इज द ट्रिक ऑफ लर्निंग अ सब्जेक्ट। आप अगर एक्ट उठा रहे हो और इतना घटिया चीज पढ़ना पड़े तो उसको अपने तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। यस, आज तुम ऊपर देखोगे तो कहीं पे रेट और रेट्स आ रहा है, बात तो एक ही है। रेट में कैसे घुसा घुसा रखा है, तो मेरे को वो लाइन की जरूरत नहीं है, तो आई कैन रिमूव ऑफ रेट्स। फिर देखो इनकम टैक्स एट दैट रेट और रेट्स, सेम चीज रिपीट हो रही है, डुप्लीकेशन दिख रहा है, वो मेरे को नहीं चाहिए। हाँ कि ना? यस, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट एनैक्ट्स, वो तो मेरे को पता है सेंट्रल को ही करना है, और किसको करना है? यस और नो, तो मैं ये भी रिमूव कर दिया। देन देखो अब मैं, कैन आई मेक इट सिंपल? कैन आई रीड इट एज इनकम टैक्स shall be charged for any assessment year at any rates for the, ये shall be charged for that year subject to, ये सब नॉनसेंस समझ में नहीं आया, क्या चलना है मेरे को? यस, इनकम टैक्स shall be charged at the rates of this act, मैच हो गया। यस, मैंने सब कट किया, मेरे को मैच हो गया। shall be charged at the rates of this act in respect of the total income of the previous year earned by the person। उठाया 4 लाइन, 2 लाइन में खत्म हो गया। ये मेरा चार्जिंग सेक्शन, हाँ कि ना? यस, इतना ही मेरा चार्जिंग सेक्शन है ना पीपल। अब मेरा चार्जिंग सेक्शन में से मेरे को क्या क्या वर्ड नहीं आता वो हमें डिस्कस करना है, बट अभी के लिए मेरा चार्जिंग सेक्शन इज इतना ही। करेक्ट नॉट करेक्ट? यस, प्रोवाइसो एक बार देख लेते हैं, कुछ समझ में आ रहा हो तो। प्रोवाइसो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इंग्लिश, income tax is to be charged in respect of an income of a period other than the previous year, income tax shall be charged accordingly। क्या बोल रहे हैं? अगर इस साल तुमने उसको टैक्स नहीं किया क्योंकि वो इस साल का इनकम नहीं है, वो किसी पुराने साल का इनकम है, तो भी उसको इस साल टैक्स कर लो। मतलब बेसिकली कटना ही है, कैसे भी कटेगा, इस साल नहीं तो पिछले साल कटा होगा। यस, मतलब ये हमें पहले से ही पता है, इसका कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। यस, लास्ट लाइन क्या लिखा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, income tax shall be deducted at the source or paid in advance where it is so deductible or payable under any provisions of this act। income tax भरना है तो उस पे हम काट के भी भर सकते हैं, which is what you and I call as, very good, which is what you and I call as TDS। yes, तो वो बोल रहे हैं अगर TDS का रूल है तो TDS फॉलो करके चलो। पीपल, TDS फॉलो करने के लिए पहले इनकम टैक्स होता क्या है वो पकड़ना पड़ेगा। यस, तो मतलब ये भी लाइन अभी के लिए हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हाथ में कितना बचा? ऊपर वाला। यस, दैट इज हाउ यू रीड अ बैर एक्ट पीपल। बैर एक्ट पढ़ते वक्त अगर तुम अपने आप को सिंप्लीफाई कर पाओगे तो पढ़ने में आसानी ज्यादा होगी, वरना यही प्रॉब्लम होगा। तुम उठाओगे देखोगे इतना क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा। लॉजिकली पीपल, कोई भी एक्ट में बहुत सारी फालतू चीजें लिखी रहती है, एंड फालतू इसलिए बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना, इंग्लिश को एकदम डिटेल में लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर तुमने इंग्लिश डिटेल में नहीं किया तो हमारे जैसे लोग बैठ के टाइम पास करते रहेंगे। लेकिन लॉजिक समझने के लिए तुम्हें उतना इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझने के लिए तुम्हें सिर्फ फैक्ट पढ़ना आना चाहिए। यस और नो? यस, तो इफ आई एम राइटिंग दिस चार्जिंग सेक्शन आई कैन सिंपली राइट इनकम टैक्स विल बी चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम earned by a person in the previous year at the rates applicable under the act and assessed in the assessment year। यही मेरा चार्जिंग सेक्शन हुआ, हाँ कि ना? यस पीपल, दिस इज आवर चार्जिंग सेक्शन। इसको रख के हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, शैल वी? यस, चलो लेट्स नोट डाउन, बनाते हैं साथ में।
लेट्स मेक इट टुगेदर. बीच में आएगा हेडिंग. हेडिंग विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961. Yes, heading is called Income Tax Act 1961. People, सबके पास रेड पेन है ना? Okay, done. Yes, we are writing at Income Tax Act 1961. चले चले पीपल, बिफोर यू स्टार्ट एक बार देख लो ढंग से, हम लोग कौन सा सेक्शन लिख रहे हैं. आर वी राइटिंग सेक्शन 3? राइटिंग सेक्शन 4. मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स थोड़ा स्पेशल चलता है. इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन 3 में नहीं है, चार्जिंग सेक्शन 4 में है. तो वी आर गोना राइट सेक्शन नंबर 4. लेट्स राइट सेक्शन नंबर 4. इट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 4. वील कॉल इट चार्जिंग सेक्शन. ए मत कर रहे, कौन है वो? सेक्शन नंबर 4 विच इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन. क्या लिखेंगे पीपल? वी विल राइट इट एज इनकम टैक्स shall be, very good, इनकम टैक्स shall be charged. पीपल किस पे चार्ज करेंगे? किस पे चार्ज करेंगे? वेरी गुड. चेंज योर कलर एंड राइट इट एज टोटल इनकम. Income tax shall be charged on the total income which is earned by a, very good, which is earned by a person in the, very good, change color, call it previous year. Total income earned by the person in the previous year at the, I'm going to use this word called rates in force just to clarify कि भाई इस साल का जो रेट है वो अप्लाई करके चलो, साल का रेट डिफरेंट है तो डिफरेंट अप्लाई करो. यस, विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर एट द रेट्स इन फोर्स एंड असेसेबल इन द assessment year. And accessible in the assessment year. क्या हैंडराइटिंग है? यस यस पीपल, क्या क्या वर्ड हम लोग समझने वाले थे? वी वर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टोटल इनकम. वी हैव टू अर्न, पर्सन भी समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर. वी हैव टू अंडरस्टैंड रेट्स इन फोर्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड, दीज आर द थिंग्स वी आर गोना डिस्कस ऑफ. यस, लिख लो एक बार. हो जाए तो बताओ. हो गया पीपल? यस, एक एक करके डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी चीजें चालू करते हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पर्सन. पर्सन का मतलब समझ लेते हैं पीपल. पर्सन में जैसे आपने और मैंने बोला, इनकम टैक्स क्या कर रहा है? तूने इनकम कमाई तो उस पर टैक्स भरो. यस, सो द क्वेश्चन देन कम्स इज, इंडिया में कौन कौन इनकम कमा सकता है? फर्स्ट आप और मैं. नहीं, एक काम करते हैं, मैं, तुम अभी तक नहीं कमा रहे. यस, तो अभी के लिए मैं कमा सकता हूं, विच मीन्स इंडिविजुअल्स. सेकंड, कंपनी खड़ा कर सकता हूं. थर्ड, पार्टनरशिप फर्म्स. वी कैन कॉल इट पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी. फर्म और एलएलपी दोनों एक ही है. फर्म में अनलिमिटेड, एलएलपी में लिमिटेड, बात एक ही है. नेक्स्ट, वेरी गुड, HUF कैन क्रिएट अ इनकम. नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटर्स इंडिविजुअल ओनली, मेरे नाम पे आ रहा है. नेक्स्ट,
cooperative society does not technically earn income because they are for the benefit of people, but yes, we can call them into scope. Next, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ना पर्सन का डेफिनेशन, तुमने नहीं पढ़ा बस है, और कोई लोग सुने वैसे? हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड AOP? एनीवन? AOP सुना है? नहीं सुना है? BOI वो भी नहीं सुना है? बैंक ऑफ इंडिया अलग से स्पेशल अथॉरिटी क्यों देंगे उसको? यस, AOP is called association of persons and BOI is called body of individuals. It's called association of person and body of individuals. Then we have one more person called local authority. Then we have local authority, basically आपकी municipality, and finally you have the garbage is called AJP. नहीं, it's called artificial juridical person. आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. ये सारे पर्सन के डेफिनेशन है पीपल, जो हर एक्ट में दिखेंगे आपको. ऑलमोस्ट सब एक्ट में यही सेम डेफिनेशंस है. वी गोना रीड एवरीथिंग वन बाय वन. लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड इट. यस, तो मैंने क्या क्या बोला अगर आपको याद हो तो? इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी. ये आपके पर्संस के डेफिनेशन है. अब आप ये समझ जाओ तो बात खत्म, वरना फिर डिस्कस करना पड़ेगा. यस, फर्स्ट आइटम पीपल ऑन द स्क्रीन ऑन द टॉप, इंडिविजुअल मतलब मैं, तुम नहीं हो. सिंगल ओनर, यू ऐसे मतलब कमिटेड नहीं होना, एक पर्सन. अच्छा, इंडिविजुअल मतलब हाँ मेजर. क्यों? टैक्स भरने के लिए मेजर ठीक है. इंडिविजुअली मना कर देगा क्या तो उसको? मैं पर्सन ढूंढ रहा हूं या फिर इनकम टैक्स वाला पर्सन ढूंढ रहा हूं? पर्सन ही तो ढूंढ रहा हूं. पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना. बच्चों को क्या आदमी नहीं बोलेगा तू? तू कौन है मेरे को नहीं पता, तो ऐसे जीव मानुस. यस पीपल, दैट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. तुमने इंडिविजुअल बोला तो मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या बच्चे इंडिविजुअल है? जनरली पूछ रहा हूं, इनकम टैक्स छोड़ दो, जनरली पूछ रहा हूं. हाई ओके. कैन डॉग्स बी इंडिविजुअल्स? कैसे पूछ रही है? अब क्या बताऊं, मैंने तो ये सुना है पीपल, ऑल मेन्स आर डॉग्स, पता नहीं क्या क्या सुना है मैंने. तुम उस लैंग्वेज में बोलोगे तो सब सही है. हाँ, क्या क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इमेजिन करके चलो कि तुम्हारे पास एक कुत्ता है. यस, कुत्ता बिच जो भी है. यस, तो यू हैव समवन. यस, एंड तुमने उसको एक शो में लेके गया. अब वो शो में होता है ना पीपल, वैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट या फिर वैसे ऐसे रैंप वैम्प लगाते हैं, वो रैंप पे भागता है. यस, तो वो एक शो था. उस शो में जाके वो कुत्ते ने अच्छा परफॉर्म किया और तुम्हें मिला फर्स्ट प्राइज. फर्स्ट प्राइज में आई 1 साल की पेडिग्री फ्री. यस, तो 1 साल की पेडिग्री फ्री मिली है प्लस 10,000 रुपए का कैश टोकन. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अब 10,000 का कैश मिला, थोड़ी बहुत पेडिग्री भी मिली, कौन टैक्स भरेगा? क्यों भाई, काम तो कुत्ते ने किया, मेहनत तो उसकी थी. वो बोलेगा नहीं क्या कि सर मेहनत सारी मैंने की, खाला तू खा गया? पूछ रहा है, बता रहा है. कुत्ता पर्सन नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं होता. वो इंडिविजुअल है, लिविंग तो है, तो जिंदा तो है रे वो. कहां लिखा नहीं है? वही तो, इंडिविजुअल में नहीं है बोल रहे हो. कुत्ता इंडिविजुअल किस में है? पर्सन में ही ना. क्या लिखा है ये? पर्सन इंक्लूसिव तो लिखा है. तो इंडिविजुअल पर्सन में है नहीं है? है. तो कुत्ता इंडिविजुअल है नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? कौन? कुत्ता शो किया ना उसने, शो किया नहीं क्या उसने? जीता नहीं जीता वो? तुमसे हुआ, वो जीत के दिखाया ना. तुमसे बेटर है कुत्ता. नहीं, शो के मामले में बता रहा, ऐसे जनरली ऑफेंड मत होता ना. यस, टेल मी पीपल,
इज डॉग एन इंडिविजुअल? नहीं तो फिर इंडिविजुअल कैसे देखते हो तुम? क्या चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? दो हाथ, दो पैर, क्या देख रहे हो तुम? कुत्ते में क्या? लिविंग बींग होगा तो इंडिविजुअल होगा। कुत्ता क्या है फिर? तो कुत्ता है इंडिविजुअल। टेल मी पीपल, ये मैं ऐसे सवाल करता रहूंगा, मैं थोड़ा पागल आदमी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीखोगे नहीं। बोलो जल्दी बोलो, ए कंक्लूड कर दो, हाँ या ना। कुत्ता इंडिविजुअल है? क्यों? एक मिनट एक मिनट, पीपल यू आर गेटिंग कंफ्यूज, एक सेकंड, वो इंडिविजुअल है या नहीं? अगर वो इंडिविजुअल है तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली होगा, ये मैं बता रहा हूं, बिकॉज पर्सन क्या लिखा है, इंक्लूसिव तो लिखा है, तो मोमेंट यू से ही इज एन इंडिविजुअल, मैं बोलूंगा वो पर्सन ही है, बात खत्म है फिर। तो तुम या तो कंक्लूड करो वो इंडिविजुअल नहीं है। नहीं है, नहीं है, चल ठीक है पीपल, वो रजनीकांत की मूवी आई थी रोबोट वाली, हाँ, तो इमेजिन रजनीकांत ने वैसे 10-15 रोबोट बनाए थे, वो 10-15 रोबोट ऐसे दुकान दुकान में जाके चोरी वोरी कर रहे थे। यस, वो चोरी चोरी किए तो सब इनकम आया ना, उन्होंने चोरी की ना पीपल, तो चोरी का जो पैसा कमाया वो तो इनकम। यस टेल मी, उस पे टैक्स लगेगा? हाँ, कौन भरेगा? रोबोट। क्यों? बता रहा है तू इंडिविजुअल नहीं है, रोबोट भी, रोबोट भी इंडिविजुअल नहीं है, उसका चेहरा भी रजनीकांत से मैच होता है। तो इंडिविजुअल में चाहिए क्या तेरे को? चेहरा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लिविंग बीइंग होना, क्या होना? AQ होना चाहिए, IQ होना चाहिए, कुत्ते में नहीं है। तो सिट बोलेगा तो बैठेगा ना, वो है नहीं उसमें, तुमसे बेटर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है वो। पीपल अप रोबोट इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, मेरा नहीं छोड़, इमेजिन ऐसे पता चला कि ऐसे अभी 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 बच्चा पैदा हुआ, बस 2 दिन हुआ है उसको, यस 2 दिन का बच्चा पैदा हुआ है, और वो ऐसे वो होता है ना, वो नामकरण सब होता है, यस, तो नामकरण के दिन ऐसा हुआ कि ऐसे फ्रेंड्स वैन सब आए थे, तो फ्रेंड ने आके वो बच्चे के हाथ में एक 100 रुपए का नोट दिया, बेटा जब बड़ा हो जाए ना तो चॉकलेट खा लेना। यस, अब वो जैसे ही उसने पैसा रखा, मम्मी ने पैसा उठा लिया, लॉजिक मैन सब, यस, बट 100 रुपया मिला तो ना बच्चे को, यस, तो वो जो 100 रुपए बच्चे को मिला, इनकम नॉट इनकम? इनकम। बता उस पे टैक्स कौन भरेगा? हाँ, क्या तेरे हिसाब से 100 रुपए कम है? कितना चाहिए? 12 लाख की इनकम चाहिए तेरे को, 2 साल के 2 महीने के बच्चे, 2 दिन के बच्चे को तेरे को? गिफ्ट पे टैक्स नहीं होता, किसने बोला? मैंने कंफर्म किया तेरे को, मैंने बोला सिर्फ दहेज पे टैक्स नहीं है, गिफ्ट की बात मैंने की नहीं थी। गिफ्ट पे टैक्स है, ये मैं क्लैरिटी देता हूं, बाद में पढ़ेंगे। बोलो पीपल, 2 साल का बच्चा इंडिविजुअल, वो छोड़, तू इंडिविजुअल है या नहीं है? है। एक कुत्ते और 2 साल के बच्चे में क्या फर्क है? क्या है? तो जानवर इंडिविजुअल नहीं होता, इंसान इंडिविजुअल होता है, तो होमियोसेपियंस का कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए, होमोसेपियंस का कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। बायोलॉजी में तुमने होमोसेपियन बोला तो तुम इंडिविजुअल, नहीं तो नहीं, बराबर मान के चले, तुम बोल दो मैं आगे बढ़ जाऊंगा पीपल, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं टाइम पास कर रहा हूं, मान के चले, मान के चले, चलो ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट दैट वे। इंडिविजुअल हैज बीन नोटिफाइड एज अ पर्सन हु हैज सिक्स्थ सेंस, यस, कुत्ते में सिक्स्थ सेंस नहीं होता, बच्चों का सिक्स्थ सेंस डेवलप हो रहा है तो चलेगा, यस, मैं ऐसे बोल नहीं सकता कि नहीं 18 साल तक तो वो इंडिविजुअल नहीं है, उसके बाद बन जाएगा, जो एक बार कंफर्म होने वाला है वो हमेशा से इंडिविजुअल रहेगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब रोबोट को इंडिविजुअल
नहीं मानेंगे, एंड कुत्ते को इंडिविजुअल नहीं मानेंगे। इन सिंपल वर्ड्स होमोसेपियन का कैरेक्टरिस्टिक होगा तो उसको इंडिविजुअल मान के चलेंगे। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि राहुल हो सकता है ना कि एक आदमी का सिक्स्थ सेंस खराब हो जाए, ही कैन बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या मैं उसको इंडिविजुअल अनडिक्लेयर कर दूंगा? नहीं, जो एक बार इंडिविजुअल बना वो इंडिविजुअली रहेगा। यस, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कोई भी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली होता है। अब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का इशू हो जाए वो अलग बात है, बट दैट डज नॉट चेंज योर इनसाइट्स ऑन थिंग्स। यस, तो हम लोग मान के चलेंगे कि इंडिविजुअल मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग। आर वी क्लियर? यस, बढ़ो आगे, नेक्स्ट वन से राइट साइड से। मतलब या तो मेरी हिंदी खराब है या तो तुम लोग को समझ में नहीं आता। मतलब का फुल फॉर्म नहीं होता है, उतना मेरे को भी आता है। मतलब क्या? फैमिली बिजनेस। फैमिली मतलब बिजनेस करे, फैमिली साथ में करना, हम साथ साथ है वाला। एश, सॉरी, फर्म बिजनेस। अच्छा, मतलब एक ग्रुप ऑफ लोग जिनको राइट है कि इस बिजनेस का हकदार मैं हूं। हाँ, वही खून वाले, ब्लड रिलेशंस। यस, दैट इज अ हेडशिप। एवरीवन अग्रीज? एवरीवन अग्रीज? क्वेश्चन पीपल, हेडशिप बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट टाइम हेडशिप बनाना है, क्या जरूरत पड़ेगी? 2 मेंबर्स। कौन कौन? करता तो बनने के बाद बनेगा ना, पहले हेडशिप तो बनाओ। मां, HUF बनाने के लिए क्या जरूरत है, इज माई क्वेश्चन। 2 फैमिली मेंबर्स। कौन कौन? एनीवन मतलब क्या? मां, आदमी के साथ औरत जरूरी है, बच्चा सीधा हो जाएगा? व्हाट इज एनीवन, समझा नहीं मैं। आदमी के साथ बच्चा सीधा कहां से आएगा? औरत चाहिए ना, तो मतलब 2 जने कौन हुए? आदमी औरत। ए हाँ या ना? बायोलॉजी सवाल पूछ रहा हूं पीपल, सोच क्या रहे हो तुम लोग? यस, एक हेडशिप बनाने के लिए क्या रिक्वेस्ट चाहिए इज द क्वेश्चन। वेरी सिंपल। यस, अंडरस्टैंड, एक मिथ है मार्केट में, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड दिस, तुम लोग ने शायद सुना होगा। मिथ है एक मार्केट में, लोग बोलते हैं राहुल हेडशिप खड़ा करना है तो उसमें जनरेशनल वेल्थ होनी चाहिए, 3 पुश्तों की वेल्थ जरूरी है, 3 पुश्तें होनी चाहिए, 3 जनरेशन होगा तो ही उसको हेडशिप मानेंगे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आज के टाइम में पीपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रजिस्टर तो तुम्हें करवाना है। अब तुम्हारे पापा या परदादा ने नहीं करवाया होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हेडशिप नहीं बना सकते। यस, तो हेडशिप बनाने का रिक्वेस्ट कैसे आएगा? वेरी सिंपल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ और बोलो सर हमने शादी की है, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। यस, द मोमेंट देयर इज अ मैरिज टेकिंग प्लेस, फैमिली रेडी हो चुकी है, फैमिली का हेडशिप रजिस्टर हो जाएगा। यस, विच मीन्स वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू, HUF एक फैमिली में एक होने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पापा और मम्मी का HUF है तो बाद में राहुल भी अपना एक HUF बना सकेगा, एज लॉन्ग एज राहुल इज रेडी टू गेट मैरिड। यस, तो HUF हैपेंस फ्रॉम एवरी स्टेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? आर वी क्लियर? यस, अब सवाल यह आता है कि राहुल HUF में मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? HUF में मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो इमेजिन करके चलो कि यहां पे मेरे पास एक आदमी है। यस, देयर इज अ आदमी, इसका नाम है नल्ला। यस, इसने डिसाइड किया कि ये करेगा शादी। रुक रहे, चालू कर रहे हैं। यस, ही हैज डिसाइडेड टू गेट मैरिड, उसका नाम है नली। यस, अब नल्ला नली ने शादी की और उन्होंने जाके बोल दिया कि सर हमें HUF खड़ा करना है। HUF खड़ा हो गया, HUF रेडी है। क्वेश्चन इज, नल्ला नली के HUF में कौन कौन मेंबर बन सकते हैं? नल्लू कौन है? किनके बच्चे? पीपल, नल्ला के बच्चे, नली के बच्चे? नहीं, ऐसे नल्ला के अलग बच्चे भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? जो फैमिली में
अच्छा, तो मैं एक एक करके सवाल पूछता हूं। तो मतलब मेरे को चाहिए बच्चे। यस, मेरे को चाहिए बच्चे, विच इज बल्ला एंड बल्ली। यस, बल्ला इज द सन एंड बल्ली इज द daughter. Tell me people, is Balla a member? Yes, Balla has been confirmed as a member. Okay, is Balli a member? चलो, Balli is also a member. Next, मैंने बोला बल्ला ने कर ली शादी। Yes, अब बल्ला की वाइफ बोली, बल्ला की वाइफ बोली। Tell me people, बोली member किसको? मेरे है नल्ला के एचयूएफ में बल्ली मेंबर। हाँ, नहीं है वहां। किसको? अगर बल्ला और बोली ने रजिस्टर किया तो उनका नया एचयूएफ खुल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ नल्ला के एचयूएफ में वो लोग मेंबर है क्या? बोली बोल रहा हूं, बोली इज अ मेंबर, नॉट अ मेंबर। बोली इज पीपल, बोली इज शी इज अ मेंबर, शी इज अ मेंबर। बल्ला कहां पे है नल्ला के एचयूएफ में? बोली कहां आ रही है, मेरे घर में या मैं उसके घर जा रहा हूं? वो हमारे घर में आ रही है, तो शी इज जॉइंड माई फैमिली, तो शी इज ऑल्सो अ member of the family. हाँ कि ना? Yes. Now I am coming and saying Balli has decided to get married. Yes, Balli is getting married to Nola. राइम क्या खेल रहे हैं हम लोग? Yes, people, Balli is getting married to Nola. Tell me people, Nola HUF का member क्यों? कौन छोड़ के जा रही है? एक मिनट, डॉटर क्यों नहीं है? मार वार मत लोगों को। पीपल मेरे साथ डिस्कस करो, मैं ज्यादा नॉलेजेबल हूं। टेल मी, नोला इज अ मेंबर क्यों? लेके क्या जा रहा है? पीपल, इस केस में बल्ली इज मूविंग टू अ डिफरेंट फैमिली, तो मतलब नोला हैज नॉट ज्वाइंड माई फैमिली, तो नोला एचयूएफ का मेंबर नहीं बनेगा। he will not be the member of the HUF. हाँ कि ना? yes. चलो, I am coming and saying बल्ला और बोली की हुई बेटी। yes, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर। मेरे नाम खत्म हो गए पीपल। ग्रैंड डॉटर। टेल मी पीपल, मेंबर, मेंबर है नहीं है? है। उनका हुआ एक बच्चा, ग्रैंड सन है। चलो, पेपर बल्ली और नोला का हुआ एक बच्चा, विच इज फीमेल साइड ग्रैंड डॉटर। क्यों? क्या नहीं है? वो बल्ली तो है ना? अच्छा, एक मिनट। बिकॉज बल्ली हैज गॉट मैरिड, वो मेंबर रहेगी नहीं रहेगी? वो फिर भी मेंबर रहेगी, उसका स्टेटस नहीं जाने वाला। यस, शी इज स्टिल एलिजिबल फॉर द प्रॉपर्टी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टेल मी पीपल, बल्ली तो मेंबर है ना? हाँ, बल्ली और नोला का हुआ बच्चा, मेंबर नॉट मेंबर? मेंबर नॉट मेंबर? मेंबर नॉट मेंबर? पीपल ऑब्वियसली क्या हुआ, बच्चा कहां हुआ? इस फैमिली में, उस फैमिली में, तो मतलब मेंबर नहीं मिलेगा। यस, सेम अगर राइट साइड में, फीमेल साइड में हुआ ग्रैंडसन, उसका मेंबरशिप नहीं आएगा। यस और नो? यस। अब पीपल एट दिस स्टेज, नल्ला और नल्ली को लगा दोनों मेरे बच्चे गधे, नालायक लोग, उनका कोई काम है ही नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया हम लेंगे एक और एक बच्चा गोद। सो दे हैव डिसाइडेड टू गेट अ adopted child. Yes, so they have adopted a son. Tell me people, member, member क्यों भाई? अडॉप्ट किया ना, खून का रिश्ता। बट तुम ही तो बोले एचएफ में खून का रिश्ता जरूरी है। बोली,
हाँ बट बोली बाद में फ्लूइड मिक्स, अच्छा ठीक है ठीक है छोड़। मैं बोला ना जब तक ये बैच खत्म होगा तुम लोग बड़े हो जाओगे। टेल मी पीपल, अडॉप्टेड सन है नहीं है? है। अच्छा पीपल, अगर मैंने बेटी अडॉप्ट की तो क्यों, क्या बेटी में क्या प्रॉब्लम है? तो लॉजिकली अगर आप मान के चलो पीपल कि एचयूएफ में कौन कौन मेंबर है, क्या मैं सिंप्लीफाई कर दूं, वो जो भी फैमिली में पैदा हुआ इज अ मेंबर। एग्जांपल के तौर पर बल्ला, बल्ली, देन ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, जो भी मेरे फैमिली में पैदा हुआ वो सारे मेंबर बन गए। सेकंड, वो सारे लोग जो मेरी फैमिली में इंट्रोड्यूस हुए, लाइक बोली, लाइक adopted son and adopted child। तो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन कम एंड टेल यू, एचयूएफ में मेंबर बनना है तो यू हैव टू ईदर बी born into the family or brought into the family। if you are born into the family or brought into the family, you are a member of the HUF। अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो तो भी आप HUF रहोगे, लेकिन आप जिसके घर में जा रहे हो वो HUF में नहीं रहेगा। नाउ यू कैन आस्क मी वियर्ड क्वेश्चंस, राहुल क्या पता नोला घर जमाई बन जाए, वो मेरे घर में आके ज्वाइन कर लिया तो उसको एचएफ का मेंबर, मेरे को नहीं पता, उसका आंसर मेरे पास आज तक आया नहीं पीपल, बट हाँ ठीक है एक बार के लिए मान के चलो कि बना देंगे, ऑल्दो लॉजिकली वो राइट नहीं है बट ठीक है वट एवर इट इज। यस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडिया के रेजिम में मेल साइड ऑलवेज हैज अ हायर पावर। यस, तो इवन दो ही इज घर जमाई, टेक्निकली ही कैन टेक ओवर द प्रॉपर्टी एंड रन अवे। यस, उसके पास राइट्स है, तो देयरफॉर उस लॉजिक में आई वुड से नहीं, बट ठीक है अभी के लिए बोल नहीं सकते तो उसका लॉजिक क्लैरिटी नहीं है। यस, बिकॉज अगर मैं वो ऑप्शन दिया तो ये तो प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि घर जमाई होता क्या है, क्योंकि ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है जहां पे वो लिख के दे दे कि मैं घर जमाई बन रहा हूं। यस, तो मतलब कोई भी आदमी यही बोलेगा कि सर मैं भी घर जमाई, मेरे को भी टैक्स नहीं आना चाहिए। यस, एंड सो बाय दैट लॉजिक इसका क्लैरिटी नहीं है, तो अभी के लिए मान के चलो कि घर जमाई भी एचयूएफ का मेंबर नहीं होगा। आर वी क्लियर? यस, अब मेरे पास एचयूएफ रेडी हो गई, मेरे पास एचयूएफ के मेंबर्स भी आ गए। अब एचयूएफ में एक व्हाट पड़ेगा, एचयूएफ का बॉस करता, करता इज, ऐसा कोई रूल नहीं है, नल्ला नल्ली में से कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ मेल साइड ही एचयूएफ का मेंबर करता बन सकता है, इवन फीमेल साइड कैन हैपन। अगर फीमेल साइड बड़ी है, अगर नल्ली इज अ लिटिल एल्डर टू नल्ला, शी कैन आल्सो बिकम द करता, मतलब दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा और वो करता का मेंबर, सॉरी वो एचयूएफ का करता बन जाएगा। करता के अलावा देयर आर समथिंग कॉल्ड को-पार्सनर्स। वेरी गुड, अब पीपल लिस्ट देखो और मेरे को बताओ इस लिस्ट में से कौन कौन को-पार्सनर है। जस्ट टू क्लैरिफाई, को-पार्सनर मतलब वो जिनको घर टूटने पर घर का शेयर मिलेगा। घर टूटने पर घर का शेयर मतलब कल को इन लिस्ट में से किसी एक गधे ने आके बोला सर हमें ये फैमिली नहीं पसंद, हम फैमिली छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको उस घर में शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिसाइड करेगा को-पार्सनर। यस, तो इस केस में यहां में से कौन कौन तुम्हारा को-पार्सनर है इज द क्वेश्चन। पीपल, इज बल्ला अ को-पार्सनर? इज बल्ला अ को-पार्सनर? यस, ही इज अ को-पार्सनर, इसको प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। इज बल्ली अ को-पार्सनर? पीपल, वो तो घर छोड़ के जा रही है ना, उसको राइट्स मिलेंगे। दिस वाज अमेंडेड इन 2006, जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ 2006 में चेंज हुआ था, तब कंफर्मेशन आया कि बेटी घर छोड़ के जाए तो भी उसको राइट्स मिलेंगे, मतलब वो घर से हक लेके जा सकती है, उसके पास पूरा राइट्स है। क्वेश्चन, कैन बोली बी अ को-पार्सनर? कैन बोली बी अ को-पार्सनर? बल्ला की वाइफ कैन बोली बी अ को-पार्सनर? आंसर इज नो, उसको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा क्योंकि एनीवे उसके पति को हक मिल चुका है, तो मतलब इसको हक मिलना अलाउड नहीं है। अंडरस्टैंड? वो एक मेंबर है लेकिन को-पार्सनर। नेक्स्ट, नोला नहीं, वो मेंबर ही नहीं है तो उसको को-पार्सनर राइट्स क्या दूंगा मैं, तो उसको भी हक नहीं मिलेगा। पीपल, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन हाँ, ग्रैंड डॉटर हाँ, राइट साइड वाले ग्रैंडसन नहीं, राइट साइड वाले ग्रैंड डॉटर नहीं, अडॉप्टेड सन हाँ, अडॉप्टेड डॉटर हाँ। इन सिंपल वर्ड पीपल, शादी करके घर में जो आ रहा है उसको घर के राइट्स नहीं मिलते, शादी करके जो आ रहा है उसको घर के राइट्स नहीं मिलते। यहां पे एक और एक कॉमेडी है, ऊपर नल्ला नली दिख रहा है, मान के चलो कि नल्ला करता है, अगर नल्ला करता हुआ तो नल्ली को भी राइट्स नहीं मिलेगा।
अगर नल्ली करता है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर नल्ला करता निकला तो नल्ली को भी राइट्स नहीं मिलेंगे। मतलब को पार्सनरी राइट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर people who are married into the family. People who are, they may be members, but they will not be a co-parsoner. That is the critical difference for you to keep in mind. कोई difficulty यहाँ पे? Yes, that is what the logic is when it comes to headship. Simple है. आगे बढ़ जाए. Yes, चलो आगे बढ़ो. Next is company माने. Very good. एक definition ही तो पूछा, characteristic कौन पूछा? Company is a company which is registered under Companies Act 2013 or any previous laws. Yes, people, अब ये डेफिनेशन तुम्हें सुनने में एकदम अजीब सा लगेगा, क्या घटिया डेफिनेशन है ये, कोई डेफिनेशन होता है क्या? बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड डेफिनेशन. यस, अगर आपके फैकल्टी ने नहीं बताया तो इट्स अ वेरी वैलिड डेफिनेशन, बिकॉज कंपनी में जो तुम पढ़ रहे हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, डायरेक्टर एंड ऑल, वो सब कैरेक्टरिस्टिक होता है. सिचुएशन इज, मैं पूछ रहा हूँ कंपनी होती क्या है, ये चीज देख के कैसे बताऊं कि वो कंपनी है. यस, उस केस में इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और हर मिनिस्ट्री ने बोला भाई इसको देख के बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एक काम करो, वो जहां रजिस्टर करेगा उसको वो टाइटल दे दो. तो अगर मैं पार्टनरशिप में रजिस्टर किया तो मेरे को पार्टनरशिप फॉर्म बोलो, मैंने कंपनी रजिस्टर किया तो मेरे को कंपनी बोलो, बात खत्म करो, इतना झंझट चाहिए ही नहीं. एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज. एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? यस, अब कंपनी पीपल इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक कंपनी और एक होता है फॉरेन कंपनी. मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी. तो डोमेस्टिक कंपनी हम बाद में पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर. यस, अभी के लिए कंपनी का डेफिनेशन ये है. एनी डाउट्स? बढ़ जाए आगे. नेक्स्ट वन सेज फर्म माने, फर्म माने, फर्म बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर people, person becomes a problem now. Question, can a company become a partner in a firm? Can a company become a partner in a firm? No, it is two or more individuals. LLP में बन सकते हो firm में, because I cannot give company an unlimited liability, possible ही नहीं है. And therefore partnership firm में अगर आप पढ़ोगे तो it says two or more individuals, it does not say persons. LLP में you can use persons, हाँ कि ना? Yes, now read it. Two or more individuals coming together with an intention to share profits and carrying on business. Very good. By all or any one person acting on behalf of everyone. मतलब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स दिख गए पीपल. एक तो दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, दो या उससे ज्यादा लोग होना चाहिए. सेकंड, यू शुड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स. पीपल, फर्म में हुआ लॉस, फर्म बंद कर देंगे. द मोमेंट यू मेक अ फर्म लॉस, यू विल से नहीं वो फर्म ही नहीं है, उसको मैं देखता ही नहीं हूं. यू आर शेयरिंग लॉसेस, मतलब इट इज नॉट शेयरिंग प्रॉफिट अलोन, इट इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. थर्ड, यू शुड हैव एन इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस, मतलब प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है. नाउ बिजनेस इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज बिजनेस मतलब वो जो तुम बिजनेस में कर रहे हो. पीपल, फर्म तो प्रोफेशन भी कर सकता है. आज तुम और मैं सीए बनेंगे तो हम लोग एक फर्म खोलेंगे, हम बिजनेस क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? प्रोफेशन. यस, एंड देयरफॉर इट इज टू कैरी ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन. दोनों कर सकते हो तुम, बिजनेस भी करो, प्रोफेशन भी करो, कुछ भी चलेगा, लेकिन इंटेंशन शुड बी टू मेक प्रॉफिट्स. अगर तुम्हारा चैरिटी का इंटेंशन है तो हम इसको फर्म नहीं मानेंगे. एट दैट स्टेज आई विल मूव इट टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड, वेरी गुड, I will call it AOPs and BOIs. अगर तुम्हारा प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं है, you will immediately move to the next side which is AOPs and BOIs. तो तुम्हारे जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हाँ, सेक्शन 8 कंपनीज वन एग्जांपल. यस, तुम्हारे जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हम सब AOP BOI मान के चलते हैं, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 8, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर हुई है. यस, तो सेक्शन 8 के अलावा जो ट्रस्ट वस्ट होते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ये सारी चीजों को हम AOP BOI मान के चलते हैं. यस और नो? यस. तो फर्म का रूल, टू और मोर पर्संस कमिंग टुगेदर विद एन इंटेंशन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस टू डू बिजनेस एंड प्रोफेशन बाय ईदर एक्टिंग इन ओन कैपेसिटी और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स इन इंटेंशन. दैट इज व्हाट अ पार्टनरशिप फर्म शुड लुक लाइक. अब फर्म का डेफिनेशन में LLP इंक्लूडेड है. यस, तो दे नॉर्मली कम एंड से फर्म मतलब LLP इंक्लूड होके चलेगा. देयर इज ओनली वन प्लेस इन द होल इनकम टैक्स जहां पे हम लोग फर्म और LLP अलग देखते हैं, बट एज सच कहीं पे भी अगर मैंने फर्म की बात की तो मतलब उसको LLP भी मान के चलेंगे. प्रॉब्लम स्टार्ट्स नेक्स्ट. यू सी द वर्ड
AOP, BOI. Yes, let me give you the full form, people. First full form is called Association of Persons. नाम में ही आंसर है. Association of Person मतलब क्या? बहुत सारे लोग साथ में आए हुए हैं. Then we have the next word called Body of Individuals. मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स साथ में आए हैं. तो मतलब यहां पे आपको आंसर क्लियर हो चुका होगा. एक चीज AOP कैसे दिखेगी और BOI कैसे दिखेगी? BOI में सिर्फ इंडिविजुअल होंगे. अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई भी आया तो उसको AOP मान के चलेंगे. दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग शुड बी. अब प्रॉब्लम आता है कि राहुल, अगर मेरे पास बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में हैं तो मैं उसको BOI मानूं या फिर उसको पार्टनरशिप फॉर्म मानूं? पीपल, पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग साथ में आ रहे हैं. BOI में भी सारे लोग साथ में आ रहे हैं. तो टेक्निकली दोनों में से BOI क्या है और फर्म क्या है इज द क्वेश्चन विच कम्स अप. यस, BOI भी प्रॉफिट करेगी ना. अगर प्रॉफिट नहीं करी तो मैं उसको नालता है क्यों? अगर BOI प्रॉफिट नहीं कर रही होती तो उस पर इनकम आती. अगर उस पर इनकम नहीं आती तो उस पर टैक्स नहीं लगता. तो उसको डाल के क्या मतलब था? तो ये नहीं है कि BOI प्रॉफिट नहीं कर सकता, वो भी प्रॉफिट कर सकता है. डिफरेंस क्या है इज व्हाट आई टोल्ड यू. पीपल, अगर मैं एक ग्रुप ऑफ जन को देख रहा हूं और मैं उनको पॉइंट करूं और मैं बोलूं तू क्या है, तो आंसर मिलना चाहिए. और मैंने क्या बोला? सिंपल आंसर ये रहेगा. अगर मैंने उसको देखा और उसने बोला सर मेरे हाथ में एक पार्टनरशिप डीड है, मेरे हाथ में एक पार्टनरशिप डीड है, तो मैं क्या दिखूंगा? फर्म दिखूंगा. मेरे हाथ में ये डीड नहीं है, मैं क्या दिखूंगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. मैंने अगर ये डॉक्यूमेंट मांगा, डॉक्यूमेंट में लिखा है तुम एक कंपनी हो, तो मैं क्या हूं? दैट इज व्हाट द आंसर इज. वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मतलब बहुत बहुत छोटा डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू फर्म एंड BOI. लॉजिकली दोनों सेम ही है. फर्क बस इतना है, पार्टनरशिप फर्म के पास डीड मिलेगी और BOI के पास डीड नहीं मिलेगी. सेकेंड इज BOI में प्रॉफिट करने का जरूरत नहीं है. तुम प्रॉफिट नहीं भी करोगे तो भी तुम BOI माने जाओगे. लेकिन पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होना जरूरी, मतलब इन द सेंस प्रॉफिट करने की जरूरत है, नहीं हो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट का इंटेंशन होना मैंडेटरी है. यस और नो? कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ BOI? बोलूंगा तो हंसोगे. नो. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी इज अ गुड आंसर, यस, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. तुम्हारी माँ इस इंस्टीट्यूट की इज कॉल्ड ICAI. इंस्टीट्यूट की माँ इज कॉल्ड ICAI. ICAI इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. तुम्हें क्या लगता है ICAI प्रॉफिट इंटेंशन से बैठी है? एक्चुअली हाँ, बट बोलते नहीं है. यस, ICAI के मेंबर्स कौन है पता है? Yes, when you qualify CA, you are given a membership right, and the moment you have a membership right, you are a part of ICAI institute. मतलब इंस्टीट्यूट में कोई ओनर नहीं है. You don't have something called मेरा डायरेक्टर होगा, मेरा पार्टनर होगा, मेरे को प्रॉफिट्स मिलेगा, कुछ नहीं होता. वहां पे सब मेंबर है. द मोमेंट यू क्वालिफाई CA एंड तुमने मेंबरशिप फीस भरी, तुम टेक्निकली ICAI के ओनर हो. बिकॉज ICAI में से प्रॉफिट बाहर नहीं जाता. जो भी पैसा है सब ICAI रखता है. ICAI कभी भी बाहर नहीं भेजेगा. दे आर नॉट हियर विद एन इंटेंशन टू मेक profit. apparently ICAI is not making profit intention. ICAI का intention ये है कि हम लोग इंडिया में और CS बनाना चाहते हैं. yes, and therefore ICAI is the best example of BOIs, body of individuals all put together. yes, that is what the answer statement looks like. any doubts? yes, ICAI के अलावा ICSI, ICMAI सब body of individuals में आते हैं. नहीं, ICAI is not registered itself as a company. no, ICAI was created by a special act. For those who know, it's called Chartered Accountants Act 1949. Yes, Chartered Accountants Act 1949 के तहत ICAI को इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. उसने अपने आप को कंपनी में रजिस्टर नहीं करवा रखा है. लेट मी क्लैरिफाई. वरना जब तुम पढ़ते तो तुम उसको ICAI लिमिटेड पढ़ते. आज तक कभी वो वर्ड सुना है? इट्स ICAI, प्योर ICAI, और कुछ भी नहीं है वहां पे, कोई टाइटल नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. उनके पास ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है. दे हैव अ T रजिस्ट्रेशन व्हिच इज व्हाट क्लैरिफाइज दैट दे आर अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. क्लियर? यस. इसके अलावा पीपल जो भी तुमने बाकी सब चीजें पढ़ा होगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सब पढ़ते हो, रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लू क्रॉस सोसाइटी, कैंसर वाली सोसाइटी, वो सारी चीजें BOI में बैठती है. यस, बिकॉज उनका इंटेंशन प्रॉफिट करने का नहीं है. तो मतलब
दैट डिपेंड्स। हाँ, क्लब इज ऑल्सो अ BOI ओनली। अगर फर्क बस इतना पड़ेगा कि अगर तुमने इमीडिएटली जाके कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो तुम सेक्शन 8 कंपनी बने और वो तुम कंपनी में डाल दोगे, वरना यू विल ऑलवेज बी इन BOI criteria, and that's what the answer will hit back to you. Any doubts on this part? Yes, बचे दो आदमी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी तो तुम्हें पता है म्यूनिसिपैलिटी। अब पीपल लोकल अथॉरिटी को इंक्लूड करने की जरूरत क्या पड़ी? वेरी सिंपल, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल। जब इनकम टैक्स सेंट्रल कलेक्ट कर रहा है तो स्टेट के पास जो पैसा आ रहा है वो तो स्टेट के हिसाब से इनकम हुई, तो सेंट्रल क्या बोलेगा, बेटा जब सारे लोग टैक्स भर रहे हैं तो स्टेट क्यों अलग बैठी है? स्टेट भी तो कमा रही है, तो स्टेट भी सेंट्रल को टैक्स भरेगी, एंड देयरफॉर दे सेड लोकल अथॉरिटी को भी इंक्लूड करके चलो। ऑल्दो ये बात अलग है कि लोकल अथॉरिटी इंक्लूड करने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे लोकल अथॉरिटी पे टैक्स नहीं लगता, बिकॉज देन दे विल कम एंड से लोकल अथॉरिटी के पास जो पैसा आ रहा है वो इंडिया के बेनिफिट के लिए जा रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए करके क्लैरिफिकेशन है। बट ठीक है, अभी के लिए दे हैव टू लोकल अथॉरिटी भी एक पर्सन है। क्लियर? दैट लीव्स मी विद द लास्ट पर्सन व्हिच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आंसर इज इन द इंग्लिश। पर्सन तुम्हें पता है, आर्टिफिशियल मतलब जो क्रिएट किया गया हो, एंड ज्यूरिडिकल मतलब जो, वेरी गुड, जो कोर्ट ने क्रिएट किया हो। मतलब अगर तुम कोर्ट के पास जा रहे हो और कोर्ट बोल रहा है तुम्हें मैं एक पर्सन डिक्लेयर कर रहा हूं और तुम जाके टैक्स भरो, दैट इज कॉल्ड AJP। द ओनली एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ एंड गिव यू पीपल इज दैट जब तुमने कंपनी बनाई तो वो कंपनी जैसे दिख रही है, जिस दिन तुमने डिसाइड किया कंपनी बंद कर दो, वी विल स्टार्ट लिक्विडेशन प्रोसेस। पीपल जब लिक्विडेशन चालू करोगे तो तुम्हें एक आदमी चाहिए, कौन चाहिए? लिक्विडेटर चाहिए। तुम अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हो या कोर्ट करेगा? कोर्ट करेगा। तो कोर्ट एक आदमी के पास जाएगा, बोलेगा बेटा मैं आज से तुम्हें लिक्विडेटर मानता हूं, जाओ रिलायंस को बंद करके आ जाओ। ये सुनो, तो जब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, अपॉइंट किसने किया? कोर्ट ने किया। अब लिक्विडेटर का काम क्या है? कंपनी के सारे एसेट्स बेचेगा। पीपल जब कंपनी के एसेट्स बेचेगा तो उसमें से प्रॉफिट होगा नहीं होगा? होगा। प्रॉब्लम एक हो गई, जो एसेट्स उसने बेचे, जो प्रॉफिट उसने कमाया, वो कंपनी के हाथ में टैक्स कर नहीं सकते बिकॉज कंपनी बंद हो गई। वो मेरे हाथ में टैक्स होगा नहीं बिकॉज वो मेरा प्रॉफिट है नहीं। तो लिक्विडेटर ने जाके कोर्ट को बोला सर प्रॉफिट आ रहा है, मैं मेरे नाम पे थोड़ी ना टैक्स करूंगा, कौन सा तुम्हें मेरे को दे रहे हो? सही बात है। तो कोर्ट ने आके क्या बोला, बेटा जो भी प्रॉफिट तुमने कमाया उसको AJP मान के चलो। तुम उस पे कैसे टैक्स भरोगे? AJP जैसे टैक्स भरोगे, तुम अपने पर्सनल नाम पे नहीं भरोगे बिकॉज ये तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। यस, तो देन कोर्ट केम एंड डिक्लेयर्ड कि लिक्विडेटर्स अपॉइंट होने के बाद उसको हम AJP का स्टेटस देंगे। मतलब एज अ लिक्विडेटर मेरे पास अब दो स्टेटस है, एक मेरे खुद का एज एन इंडिविजुअल, एक कंपनी कोर्ट अपॉइंटेड विच इज AJP। तो मैं साल का 2 रिटर्न भरूंगा, एक जहां पे मेरे को जो पैसा मिला उस पे मैं टैक्स करूंगा, और एक जो मेरे को कंपनी से बेच के असेट्स में टैक्स मिला उस पे मैं अलग से भरूंगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन AJP। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? आर वी क्लियर? यस, क्या क्या पढ़ लिया पीपल? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी। वेरी गुड, दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट इज। कोई डिफिकल्टी यहां तक? सब क्लियर है? लिख ले सब कुछ? यस, गो फॉरवर्ड। Yes, serial number A is called person. Serial number A is called person, and we'll use the word person includes. We'll use the word person includes. People, just to clarify, includes मतलब अभी के लिए हमने सिर्फ इतना ही बोला है, इसके अलावा और भी आ सकता है। यस, द पॉइंट इज पीपल, हमने अभी डिस्कस किया रोबोट इंडिविजुअल नहीं है, कुत्ता इंडिविजुअल नहीं है। आज के टाइम में उनके पास सिक्स्थ सेंस नहीं है करके हम लोग उसको मान के नहीं चल रहे। कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा हो जाए कि भाई वो बोले भाई इंडिया में आदमी की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लूंगा खुद से। इन दैट केस कैन वी इंक्लूड देम लेटर ऑन? यस, दैट इज व्हाई द डेफिनेशन इज इंक्लूड्स। हमने उसको ओपन रखा है ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में जाके कोई आके बोले नहीं रोबोट पे टैक्स नहीं लगेगा। Yes, so they said includes में मान के चलो, means का definition नहीं आएगा। Yes, that is why every definition is made with a very thoughtful answer on it. Clear? Yes, भर दो खुद से people, मैं नहीं लिख रहा। Go on.
person includes point number A, individual. Point number B is called HUF. Yes, HUF के अगल में क्या लिखोगे? To be a member of HUF, the individual should either be born into the family or brought into the family. Go forward. Member will be an individual who is born / brought in the family. Member will be an individual who is born / brought in the family. Yes, next line में क्या लिखोगे? Co-partner is people, co-partner होता क्या है? Person who has the right of the property. Yes, so co-partner is a person with right to property. Co-partner is a person with right to property. Does not include person married into family. People, brought में तो adopted भी आता है ना. अब लीगली बोलो तो आई कैन कम एंड से पर्सन मैरिड मतलब एनी फीमेल ऑल्सो, बिकॉज फीमेल ही मैरी करके फैमिली में आएगी, सो यू कैन राइट इट दैट वे ऑल्सो, बट ठीक है, जस्ट टू बी केयरफुल ऑन दैट आई एम राइटिंग इट एज पर्सन मैरिड इनटू फैमिली. क्लियर? यस, बाकी तुम भर दो पीपल, जाओ. सी में आया कंपनी, डी में आया फर्म. व्हेन यू राइट फर्म विद इन ब्रैकेट से इंक्लूडिंग एलएलपी, फर्म के बगल में लिख लो इंक्लूडिंग एलएलपी. ई में आया एओपी / बीओआई. पीपल, जिसको फुल फॉर्म नहीं याद होगा फुल फॉर्म लिख लेना. आगे लोकल अथॉरिटी, एंड जीएस एजेपी. artificial juridical person is the answer. Artificial juridical person is the answer. क्लियर है सबको? यस यस. चलो लेट्स ओपन द कैन ऑफ वर्म्स. क्वेश्चन पूछा था इनकम टैक्स कब आया? 1961. लेकिन लॉ में क्या लिखा है? 1962. कोई प्रॉब्लम दिख रही है? प्रॉब्लम को सॉर्ट करें. यस, पहले ऊपर से चलते हैं पीपल. क्या क्या हमने कर लिया? पर्सन कर लिया. यस, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड रेट्स इन फोर्स. रेट्स इन फोर्स का सिंपल आंसर मैं दे देता हूं. रेट्स इन फोर्स मतलब वो सारी चीजें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे. यस, तो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा, उसको हम रेट्स इन फोर्स मान के चलेंगे. रेट्स इन फोर्स मतलब इनकम टैक्स में क्या टैक्स रेट चल रहा है. यस, माइंड में क्या चल रहा है? क्या रेट चल रहा है इंडिया में? जीएसटी नहीं पूछा मैंने. 30 चल रहा है, 5 भी चल रहा है, 0 तो चल ही रहा है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, सब है. यस, इंडिया में सारे रेट हैं. हाईएस्ट रेट क्या है? हाईएस्ट रेट है 78. हाईएस्ट रेट है 78, पढ़ेंगे हम लोग. यस, हाईएस्ट रेट इज 78 ऑन इलीगल इनकम्स. जो भी तुमने इलीगली कमाया उस पर हम टैक्स लगाएंगे 78%. जस्ट एज अ थॉट पीपल, इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट कब था और कितना था? 90. इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेट था 97%.
देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज कलेक्टिंग 97% ऑफ योर इनकम एज टैक्स। तुमने साला 100 रुपए कमाए और 97 गवर्नमेंट खा गई। यस, तुम कमा क्यों रहे हो इज द क्वेश्चन देन। साला जब 3 रुपए हाथ में रखने हैं तो फिर कमाने की जरूरत है ही नहीं, घर पे बैठ जाओ। यस, दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिया हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज तब सबने डिसाइड किया कमा के फायदा क्या है जब सारा इंदिरा लेके जा रही है, इससे अच्छा घर पे बैठ जाओ। एंड दैट इज द ईयर व्हेन ह्यूज रिसेशंस केम इन द मार्केट। मार्केट में इतना बड़ा हिट हुआ कि सबने बोला हम घर पे बैठेंगे, हमें टेंशन ही नहीं है, गरीबी दिखा देंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टैक्स नहीं भरने वाले। यस, दैट इज द ईयर व्हेन रिसेशन एंड ऑल स्टार्टेड कमिंग इन। तब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में जो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990। यस, 1991 में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। फर्स्ट वाज दिस वन, इनकम टैक्स कम करो वरना लोग भाग जाएंगे। यस, सो दैट हैपेंड एज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। एलपीजी सुना है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आज उसका कुछ और मीनिंग है बट ठीक है, व्हाटएवर इट इज। यस, सो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया का सबसे घटिया रेट 97% का चल रहा था। आज के टाइम में इंडिया का सबसे घटिया रेट है 78%, जो सिर्फ इलीगल इनकम पे लगता है। वी विल डिस्कस दैट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट दैट्स व्हाट द टॉपिक इज। एनी डिफिकल्टी ऑन दैट? बढ़ जाए आगे। यस, अब हम पढ़ते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर, दोनों साथ में पढ़ेंगे। यस पीपल, ये तुमने समझ लिया तो आंसर हो जाएगा। मान के चलो हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। पीपल, इनकम टैक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? इनकम चाहिए। यस, तो आज के दिन मान के चलो आज 25 मार्च चल रहा है। 25 मार्च को जीतू भैया मेरे पास आए और बोले राहुल आज तुमने क्लास क्या मजे वाली ली। आया ना? तो आज तुमने क्लास क्या मजे वाली ली। आज के दिन मैं तुम्हें अगले 5 दिन का एडवांस पेमेंट दे देता हूं। तो मेरे हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। पीपल, जो 10,000 रुपए मेरे हाथ में है उसको मैं क्या बोलूंगा? तू कैलकुलेट कर ले, 5 दिन का 10,000 मेरे को पता है। हाला, टेल मी पीपल, टेल मी, अगर जो 10,000 रुपए मेरे हाथ में है उसको तुम क्या बोलोगे? उसको तुम इनकम बोलोगे या रेवेन्यू बोलोगे? सोच के बोलना। पीपल, राहुल के हाथ में 10,000 जो आए वो राहुल के हाथ में इनकम है, रेवेन्यू है? वो राहुल का कैसे? मेरे को खर्चा नहीं है क्या? पीपल, रोज क्लास में आने का, पेट्रोल का खर्चा, क्लास में अच्छा दिखने का, कपड़ों का खर्चा, इतना महंगा महंगा लैपटॉप लेके आया हूं, इतना टैबलेट सब यूज कर रहा हूं, सब खर्चा है नहीं है? तो जो 10,000 रुपए मेरे हाथ में है वो मेरा रेवेन्यू। मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा? सर 10,000 रुपए जो मेरे हाथ में है वो मेरा रेवेन्यू है, इस पे मैं टैक्स नहीं भर रहा, इसमें से मैं क्या निकालूंगा? खर्चा निकालूंगा। आई विल रिड्यूस ऑल माई कॉस्ट टू अराइव एट माई इनकम। करेक्ट नहीं करेक्ट? यस। अब इनकम टैक्स मेरे को आके बोलेगी अच्छा बेटा तो बता तेरे कितने खर्चे हैं। यस, मैं क्या बोलूंगा? सर खर्चे मेरे आज नहीं है, होंगे ना पूरा। पीपल, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब राहुल को इनकम टैक्स को अपना इनकम दिखाना है। इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। राहुल को फाइनल इनकम नंबर चाहिए। ये नंबर कब रेडी होगा? 1 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, साल के बीच में, 8 महीने, 10 महीने, या फिर साल के बाद? पीपल, मेरे को इनकम कब पता चलेगी? साल हाँ या ना? यस, तो मतलब आई विल गेट टू नो माई फाइनल इनकम एट द ईयर एंड। यस, तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला सर आपको साल भर का वेट करना पड़ेगा क्योंकि साल के बाद ही मैं बता पाऊंगा मेरा कितना इनकम है। पीपल, हमारे इंडिया में साल खत्म 31, वेरी गुड, साल खत्म होता है 31 मार्च के दिन। तो 31 मार्च को तुम गवर्नमेंट को बोलोगे सर आज मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि मेरा इनकम कितना है। बट टेल मी पीपल, मेरे को इनकम फाइनल करना है। इनकम फाइनल कब होगा? 31 मार्च के सुबह 6 बजे या फिर 31 मार्च के रात को 12 बजे। तो मतलब मैं गवर्नमेंट को कब बता पाऊंगा? 1 अप्रैल को ही मैं गवर्नमेंट को बता पाऊंगा कि सर मेरा इनकम फाइनल हुआ 31 मार्च को, ये नंबर जो आप 1 अप्रैल के दिन मेरे को आके पूछ सकते हो, हाँ या ना? यस। अब गवर्नमेंट को कब पता चला? 1 अप्रैल। तो गवर्नमेंट मेरे से टैक्स कब मांगेगी? 1 अप्रैल या उसके बाद? 1 अप्रैल या, अब सुनो ढंग से पीपल, गवर्नमेंट मेरे पास कब आई? 1 अप्रैल के बाद। क्या मांगने आई? टैक्स मांगने आई। किस साल का मांगने आई? पिछले साल का। तो मतलब गवर्नमेंट आके क्या बोली? बेटा
आज मेरे को बता तेरा टैक्स फॉर द, वेरी गुड, फॉर द, किस साल में मैं टैक्स भर रहा हूं? इस साल। इस साल टैक्स भरने के लिए मेरे को क्या चाहिए? इनकम। मेरे को क्या चाहिए? इनकम ढूंढनी पड़ेगी, इनकम असेस करनी पड़ेगी। मतलब ये साल मेरा हुआ, वेरी गुड, ये साल मेरा हुआ असेसमेंट ईयर। तो मतलब गवर्नमेंट मेरे पास आएगी इस साल और बोलेगी बेटा तुम्हारा इनकम असेस होना है इस साल, जो तुमने कमाया पिछले साल। तो ये साल हुआ तुम्हारा असेसमेंट ईयर, पिछला साल हुआ तुम्हारा प्रीवियस ईयर। वेरी गुड, कोई डाउट यहां तक? अब सुनो, यहां पे आंसर चेंज होगा। पीपल, गवर्नमेंट तुम्हारे पास कब आई? 1 अप्रैल के बाद। दे केम इन द असेसमेंट ईयर। तुमसे पहला डायलॉग कब हुआ? असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट को टैक्स कब मिला? असेसमेंट ईयर। तो गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर कब खुश दिखने वाला है? प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? पीपल, तुमने कमाई कब की? प्रीवियस ईयर। लेकिन गवर्नमेंट तुम्हारे पास कब आया? असेसमेंट ईयर। तो गवर्नमेंट के माइंड में तुम्हारा पिछला साल चल रहा है या करंट साल चल रहा है? पिछला साल चल रहा है, करंट साल चल रहा है? करंट साल। अब सुनो ढंग से, तुम अभी किस साल में हो? तुम अभी किस साल में हो? असेसमेंट ईयर। तुम असेसमेंट ईयर में किसका टैक्स भरोगे? प्रीवियस ईयर का। मान के चलो राहुल ने कमाया इनकम राइट नाउ, आज है 25 मार्च। 25 मार्च मेरा क्या हुआ? वेरी गुड, 25 मार्च मेरा क्या हुआ? प्रीवियस ईयर। अब लुक ढंग से, प्रीवियस ईयर क्या? 20, 25, 26 is the year in which I am earning my income. Hey, hello. 25, 26 is the year in which I am earning my income, for which I will pay tax in AY 26, 27. गवर्नमेंट तुम्हारे पास कब आई? 26, 27. गवर्नमेंट तुमसे टैक्स कब मांगी? 26, 27. गवर्नमेंट को 25, 26 के बारे में पता नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर तुम्हें टैक्स पूछ रही है, उसने बोला बेटा मेरे को 40% चाहिए, किस साल पूछ रही है? असेसमेंट ईयर। किस साल के लिए पूछ रही है? प्रीवियस ईयर। तो जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, जब गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और बोलेगी मेरे को 40% चाहिए, गवर्नमेंट लॉ में क्या लिखेगी? मेरे को 40% कब चाहिए? असेसमेंट ईयर में। मेरे को 40% कब चाहिए? असेसमेंट ईयर में। लेकिन किस साल के लिए चाहिए? हाँ कि ना? यस। अब सुनो ढंग से सुनो, इनकम टैक्स कब आया? 1961। तुमने इनकम कब से कमाई? 61 से। टैक्स कब भरा? 62 में। गवर्नमेंट तुम्हारे पास कब आई? 62 में। गवर्नमेंट ने टैक्स कब मांगा? 62 में। गवर्नमेंट ने रेट कब दिया? 60। लेकिन इनकम कब से है? तो लॉ में क्या लिख के आएगा? इज द आंसर। समझा? 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 मतलब तुमने 61 में इनकम कमाई, तुम्हें 61 में टैक्स पता होगा, लेकिन तुम टैक्स भरोगे 62 में, क्योंकि गवर्नमेंट तुमसे मांग रहा है 62 में, तो गवर्नमेंट का रेट भी दिखेगा 60। वेरी गुड। अब सुनो ढंग से, पीपल, तुम कौन सा असेसमेंट लिख रहे हो? 26, 27। तुम लिख रहे हो असेसमेंट ईयर 26, 27, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं फिनांस एक्ट 25। क्यों फिनांस एक्ट 25 पढ़ा रहा हूं? क्योंकि फिनांस एक्ट 25 कब निकला? 1 Feb 2025। कब निकला? 1 Feb 2025। जब 1 Feb 25 को निर्मला ताई आई और बोली बेटा ये मेरा बजट है, किस साल का बजट है? 25, 26 का बजट है ये बजट 25, 26 का है। मतलब 25, 26 में वो तुमसे क्या चाहती है? तुम जाओ और इनकम कमाओ। ए हाँ या ना? यस। पीपल, गवर्नमेंट तुम्हारे पास आई और बोली बेटा 2025 का बजट रेडी है, 25, 26 में इनकम कमाओ। मैं तुम्हारे पास आऊंगी 26, 27 में और तुमसे मांगूंगी टैक्स। तो अब सुनो, फिनांस एक्ट 25 जब बना था, तो फिनांस एक्ट 25 में क्या लिख के आएगा? ये जो मेरा रेट है, ये रेट अप्लाई होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारे पास कब आ रही है? 26 में। कमाने को कब बोल रही है? तो मतलब बजट आया 25 के लिए, लेकिन गवर्नमेंट आई 26 में। तो फिनांस एक्ट 25 में क्या लिख के आएगा
कि बेटा जो भी मैं रेट बता रहा हूं, जो भी मैं चेंज बता रहा हूं, वो अप्लाई कब से होगा? 26 से अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस अब यहां पे एक थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज बच्चों को यही कंफ्यूज होता है। पीपल, तुमने क्या उठाया? फिनांस एक्ट 25 उठाया, तो माइंड में क्या रहेगा? राहुल ऊपर 25 लिखा है तो नीचे भी 25 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम फिनांस एक्ट खोलोगे, फर्स्ट लाइन लिख के आएगी, दीज चेंजेस विल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 20। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज सेइंग बेटा तुम 25 में ही करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास 26 में आऊंगा, तो मेरा इंटेंशन प्रीवियस ईयर देखने का नहीं है, मेरा इंटेंशन असेसमेंट ईयर देखने का है। तो मेरा और तुम्हारा कॉन्वर्सेशन असेसमेंट ईयर के हिसाब से होगा, एंड दैट इज व्हाई यू पीपल आर रीडिंग असेसमेंट ईयर 26, 27, दो यू आर रीडिंग इट फॉर प्रीवियस ईयर 25, 20। समझ में आया? समझ में आया? तो तुम्हारे जैन 27 एग्जाम के लिए तुम लिखने वाले हो असेसमेंट ईयर 26, 27, but you will be writing it for the incomes you earned in 25, 26। कोई डाउट्स यहां तक? समझ में आ रहा है? यस अब पीपल यहीं पे तो प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजन फालतू का, फालतू का कंफ्यूजन। 25 खोल रहे हो 26 दिख रहा है, 61 खोल रहे हो 62 दिख रहा है, चल क्या रहा है दिमाग में? यस और नो? यस दिस होल कंफ्यूजन वाज कॉजिंग प्रॉब्लम इन इंडिया। आज तुम और मैं सीए हूं, मैं इतना अच्छा समझाया तुम समझ गए, यस लेकिन मार्केट में जिसको समझ में ही नहीं आया उसको तो कंफ्यूजन चल रहा है ना। वो सडनली आता है, गवर्नमेंट आके बोलते हैं बेटा 26 का टैक्स भरो, एंड वो बोलता है सर 26 तो चालू चल रहा है, क्या भरूं मैं तुम्हें? करेक्ट नॉट करेक्ट? यस तो देन गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सप्लेन, नहीं बेटा 26 में टैक्स भरो 25 का, तो ही इज लाइक साले तू 25 ही मांग लेना, फिर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है? यस व्हेन दिस होल कंफ्यूजन केम इनटू पिक्चर विद द न्यू इनकम टैक्स 25, दे सेड ये माथा फोड़ी नहीं चाहिए, उन्होंने दोनों टॉपिक स्किप कर दी, उन्होंने दोनों टॉपिक स्किप कर दिया और बोला आज के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करेंगे विच इज कॉल्ड टैक्स ईयर, विच इज कॉल्ड टैक्स ईयर। सो दोनों चीजें मर्ज हो गई और आज हम लोग यूज करते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मतलब वो साल जिस साल तुम इनकम कमाओगे, मतलब इन सिंपल वर्ड्स नाउ इनकम टैक्सेस पीवाई नहीं यूज होगा, वी विल यूज टीवाई। आज से हम पीवाई नहीं यूज करेंगे, आज से हम टीवाई यूज करेंगे, और एवाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आज के बाद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ताकि लाइफ इजी हो गई। आज गवर्नमेंट क्या करेगी, 26 में तुम्हारे पास आएगी और बोलेगी मेरे को टीवाई 25 का टैक्स दे दे। पीपल समझने में इजी लग रहा है? यस तो गवर्नमेंट ने बोला वेरी सिंपल, आज के बाद हम लोग टीवाई टीवाई करेंगे, हम लोग पीवाई एवाई नहीं करेंगे, आज के बाद एवाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल्दो ये बोलने की बात है, तुम जब लॉ घुसाओगे ना तो लॉ में लॉजिक सेम ही है। हम लोग पहले क्या लिखते थे, पीवाई एवाई, आज हम क्या लिखते हैं पता है, टीवाई एनवाई, मतलब टैक्स ईयर और नेक्स्ट ईयर। नाउ वी राइट टैक्स ईयर और नेक्स्ट ईयर, मतलब गवर्नमेंट अब लिखता है कि बेटा जब तुम्हें टैक्स भरना है तो तुम टैक्स भरो टीवाई का इन द नेक्स्ट ईयर। बात तो यस और नो? यस ये तुम लोग सिंप्लीफाई के चक्कर में सिलेबस खाली बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। यस तो ये सिर्फ बोलने की बात है कि सब इजी लग रहा है, इजी कुछ नहीं है, सब बेकार चीजें हुई है। यस ये सिर्फ फालतू की बातें हैं कि वो सब सिंप्लीफाई कर रहे थे, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, ये मैं क्लैरिटी दे देता हूं। बट हाँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए यू आर गोइंग टू रीड PY एंड AY, दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। अब ये माइंड में बिठा लो पीपल, बिकॉज पूरा सब्जेक्ट खत्म होने तक यही सेम चलेगा। तुम्हारा PY इज 25, 26, तुम्हारा AY इज 26। कोई डाउट्स यहां तक? सब क्लियर है? यस PY में क्या हो रहा है, इनकम कमा रहे हो, AY में क्या हो रहा है, टैक्स भर रहे हो। टेल मी पीपल, PY का स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26। वेरी गुड। AY का स्टार्ट डेट टू 31 मार्च, बहुत ही बढ़िया। दिस इज योर स्टार्ट डेट्स एंड एंड डेट्स। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राहुल ये डेट हमेशा फिक्स है क्या, या चेंज हो भी हो सकता है? ये डेट फिक्स है या चेंज हो भी सकता है? फिक्स्ड ही है, श्योर है? यस पीपल क्वेश्चन है, आज का डेट 25 मार्च। यस राहुल ने 25 मार्च को एक कंपनी खड़ा की, 25 मार्च 26 को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। टेल मी मेरे कंपनी का PY और AY क्या है? पहले तो PY बता दो। 25
26 और ए वाई 26 27। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे को स्टार्ट डेट दे दो। 25 3 26 2 31 मार्च 27। बहुत ही बढ़िया। राइट साइड 1 4 26 2 31 मार्च 20। ये गलत है। आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं मैं, मेरा। यस पीपल, देखने में क्या दिख रहा है? देखने में क्या दिख रहा है? तुम्हारा पीवाई चेंज हो गया? हुआ नहीं हुआ? पीपल ईयर के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन डेट के हिसाब से हो गया। एवाई में चेंज नहीं हुआ। नाउ यस यू विल कम एंड आस्क अ क्वेश्चन, राहुल ये तो आधा महीने की बात है ना, अगले साल में ऐड कर दे। करेक्ट। तो इन विच केस आई कैन कम एंड से दिस विल बिकम 25 मार्च 26 टू 31 मार्च 27। पीपल देख के बताओ सही है नहीं है? सही है नहीं है? सही है नहीं है? नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने क्या बोला? प्रीवियस ईयर बोला। ईयर मतलब क्या? 12 महीना। ईयर मतलब क्या? पीपल जब तुमने 25 26, जब तुमने 25 मार्च 26 लिखा और 31 मार्च 27 लिखा, देखने में क्या दिख रहा है? 1 साल और 6 दिन। 1 साल के ऊपर तुम जा नहीं सकते, तो ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुम्हारा ये चांस हो ही नहीं सकता। इनकम टैक्स में स्ट्रिक्ट रूल है, 12 महीने के ऊपर चांस होना पॉसिबल ही नहीं है। तुम 12 महीने के ऊपर जा ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट डज नॉट मैटर। आई विल नॉट लेट यू गो फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब जब तुम कंपनीज एक्ट चालू करोगे, तुम्हारा फैकल्टी तुम्हें बताएगा, कंपनीज एक्ट में रूल है, घटिया सा रूल है, विच कम्स एंड सेज अगर तुम जैन के बाद इनकॉर्पोरेट होते हो, अगर तुम जैन के बाद इनकॉर्पोरेट होते हो, जैन का रूल है, जितना मेरे को पता है जैन का रूल 90 डेज का रूल है, जो भी है चेक कर लेना, सितंबर जैन जो भी है, लेकिन रूल के हिसाब से अगर तुम उस दिन के बाद इनकॉर्पोरेट होते हो, कंपनीज एक्ट बोलता है तुम्हें फर्स्ट ईयर का बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम नेक्स्ट ईयर के साथ ऐड कर दो। ये तुमने कहां पढ़ा? कंपनीज एक्ट। मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं? इनकम टैक्स। दोनों चीजें अलग अलग है। वी आर नॉट द सेम ब्रो। यस वी विल नॉट एक्सेप्ट द सेम थिंग। इनकम टैक्स बोलता है कंपनीज एक्ट जो करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 साल के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं 1 साल के नीचे जा सकता हूं, मैं 1 साल के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं ये मान ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो मतलब इवन दो कंपनीज एक्ट से तुम फर्स्ट ईयर का बुक्स नहीं बनाओगे, इनकम टैक्स बोलेगा उसको रख साइड में, मेरे लिए बुक्स बनाना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं बुक्स बनाना मतलब बनाना। राहुल 6 दिन का बुक्स हाँ चाहिए मेरे को, जो हो जाए चाहिए, बिकॉज आई विल नॉट चेंज द गेम। तुम्हारे कंपनी के चक्कर में मैं इंडिया का फाइनेंशियल खराब नहीं करूंगा। इंडिया का फाइनेंशियल सिंपल है, वी विल गो फ्रॉम अप्रैल टू मार्च एंड वो स्टेटमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हो जाए हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज तुम एक अकेले आदमी नहीं हो, इंडिया में टैक्स पे करने वाले करोड़ों लोग बैठे हैं। यस अब तेरे चक्कर में मैं फाइनेंशियल चेंज नहीं करूंगा, मेरे को सबका टैक्स अप्रैल तक चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। दैट इज द स्टेटमेंट फॉर यू। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? तो ये डेट मेरा गलत है। डेट क्या दिखेगा? 31 मार्च 26। कोई डाउट्स यहां तक? यस पीपल इमेजिन अगर मैं बोलूं कि मेरा इनकॉर्पोरेशन हुआ 30 मार्च 26 को, मेरा डेट बताओ। 30 मार्च 26 टू 31 मार्च 26। मेरा एवाई 1 4 26 टू 31 3 27। कोई डाउट्स? श्योर है? 100%? चल ठीक है पीपल, मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 31 मार्च 26 को। बता मेरा डेट। डेट मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट बताओ। बता ना, सेम क्या होता है? 31 3 26 से 31 3 26। मेरा ए वाई 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 20। पीपल बताओ कौन कौन कन्विंस नहीं हो रहा? मेरे को नहीं हो रहा। ये क्या है? स्टार्ट और एंड डेट कैसे सेम हो सकता है? टाइमिंग डिफरेंट है,
मतलब क्या 12 क्या 6 बजे सुबह कौन इनकॉर्पोरेट कर रहा है? चल ठीक है, सुबह 10 बजे इनकॉर्पोरेट किया तो टाइमिंग क्या है? 10 बजे सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक। मैं मानता हूं, आई एम ओके विद दिस, लॉजिक करेक्ट है। किसी और को कोई डाउट? पीपल स्टार्टेड एंडेड सेम होना नहीं दिक्कत हो रहा? यस, कैन वी कमेंट से राहुल, एक ही दिन की तो बात है, अगले साल घुसा दे, क्या दिक्कत है? एक ही तो दिन की बात है। ये एक दिन में अभी तो इनकॉर्पोरेट किया, क्या उखाड़ लेगा तो एक दिन में? नहीं वो ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक दिन में आदमी क्या ही उखाड़ लेगा। ठीक है, एक काम करो, एक दिन को इंक्लूड ही नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। एक दिन में क्या कमा लेगा रे तू? पीपल एक दिन की तो बात है, मान के चलो ना कि नहीं है, मैं बोल दूंगा क्या चाहिए, क्यों चाहिए तेरे को वो एक दिन? 1 अप्रैल से सीधा चालू करते हैं ना, तो 25 26 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है ही नहीं, सीधा 26 27 से चलते हैं हम लोग। पीपल एक दिन के लिए बुक्स बनाना, तेरे को पता है मैंने नहीं बोला अभी तक, बोला होता तो मैं पूछ रहा नहीं होता ना। ये सुन पीपल, अजीब सा लगता है ना, एक दिन के लिए कौन बुक्स बनाता है? मैं एक दिन के लिए बुक्स बनाऊं, एक सीए को बुलाऊं, सर ये देखो मेरा 100 रुपए मैंने कमाया, अजीब लगेगा ना? नहीं लगेगा? तेरे को तो पैसा मिलना ही है, तेरे को टेंशन क्या है? हाँ कि ना? पीपल एक दिन में कोई चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता है? ह्यूज चेंजेस इन लाइफ। आज मान के चलो कि तुम लोग आर्टिकलशिप चालू ही नहीं किया हो, तो तुम्हारे हाथ में पैसा है ही नहीं, बिल्कुल जीरो पैसा है तुम्हारे हाथ में, तो तुम इनकम कमा रहे हो? नहीं कमा रहे? नहीं कमा रहे। बट इमेजिन 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 31 मार्च को तुम क्लास खत्म करके घर जा रहे हो। यस, एंड क्लास खत्म करके जब तुम घर जा रहे थे, सडनली रोड पे जाते वक्त तुमने देखा कि एक लॉटरी का टिकट पड़ा है। तुमने क्या किया? तुम्हें तुम्हारी किस्मत नहीं पता क्या? तुमने लॉटरी का टिकट उठाया और लॉटरी के टिकट में लिखा था कि तुम्हें अगर जीते तो मिलेगा 5 करोड़। तुमने टिकट देखा और सीधा फेंक दिया, बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारा सब कौन सा लगने वाला है। यस और नो? तो तुमने टिकट फेंक दिया और सीधा घर चले गए। यस, घर जाके थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, सोने लग गए थे। जब तुम सो रहे थे तो क्या हुआ? मम्मी वहां पे अनुपमा देख रही थी। यस, टीवी में अनुपमा चल रहा है और अनुपमा के बगल में पापा बोले बंद कर इस सबको, मेरे को देखना है न्यूज। यस, तो पापा न्यूज चालू किए और न्यूज में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला चैन से सोना है तो जाग जाइए, आज है लॉटरी का दिन, आज हम निकालेंगे सबकी लॉटरी। यस, तो लॉटरी का टिकट का नंबर अनाउंस होना चालू होता है। अब तुम वहां पे बेड में सो रहे हो लेकिन कान भारी है। यस, लॉटरी का टिकट चालू होता है, नंबर आता है 11 7 56 44। 4 नंबर तुमने सुना और कुछ तो याद, ये नंबर देखा देखा सा कहीं पे है। नंबर मैंने कहा देखा? रोड पे देखा मैंने। इमीडिएटली तुम क्या करोगे? जंप फ्रॉम द बेड एंड रन टू द रोड। यस, तुम रोड गए और लाइक एनी मूवी तुमने रोड देखा और रोड पे टिकट नहीं है। तुम्हें तुम्हारी किस्मत पता तो है। यस, तो रोड पे टिकट मिली नहीं, लेकिन जैसे ही तुम निराश होकर घर जा रहे थे, तुमने देखा एक आदमी पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज मार रहा है। पीछे देखा तो गार्बेज ट्रक खड़ी है। तब तुम्हें स्ट्राइक हुआ, क्या पता रोड सफाई हुई होगी, हो सकता है। यस, दैट टाइम यू आर लाइक साला इतने साल से रोड देखा भी नहीं है तुम लोग ने, जिस दिन मेरे को चाहिए था उस दिन तुम अच्छा साफ करते हो गधे। यस, लेकिन लाइफ में एक डायलमा चल रहा है। डायलमा नंबर 1 5 करोड़ की लॉटरी, डायलमा नंबर 2 गार्बेज का ट्रक। क्या सोच रहे हो पीपल? या तो टिकट भूलो और घर जाओ, या तो ट्रक में डाइव मारो और निकाल लो टिकट। बताओ पीपल, तुम्हारा औकात कहां पे निकलेगा? 5 करोड़ बड़ी बात नहीं है। ये नंबर तुम्हें याद हो गया रे, क्या पता कूदोगे तो मिल भी जाए, क्या पता? तुम ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? बोलो पीपल, जंप मारोगे नहीं मारोगे? सोच लो, 5 करोड़ की बात है। कम लग रहा है? 10 कर दे? मारवाड़ी बुद्धि। 10
10 में भी नहीं मारोगे? 50, ठीक है ना, तेरा ना मेरा 15 पीपल 15 करोड़ में डाइव मार दें। सी दैट जब चाहिए होना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। 5 भी बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। यस, मान के चलो 5 में हमने डाइव मार दी। यस, हमने मारा ट्रक में डाइव, हमने किया स्विमिंग, और स्विमिंग में निकला हमें 5 टिकट। यस, इस बार तुमने डिसाइड किया कि साला एक टिकट भी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि फेंकने के चक्कर में डाइव मारना पड़ गया, तो इस बार 5 घर लेके जाएंगे। नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन 5 लेके तो जाएंगे। यस, 5 टिकट लेके तुम घर पहुंचे, और जाते ही तुमने पापा को गले लगाया। पापा ने बोला पहले दूर हो साले, कहां से ना क्या आ रहा है, पहले ना क्या जाके। तुमने बोला सर नाना वाना सब बाद में हो जाएगा, पहले देखो हम करोड़पति बन गए, 5 करोड़ की लॉटरी निकली है। यस, पापा बोले कहां, सो के उठा या फिर पी के आया है? मैं बोला वो सब छोड़ो पापा, ये देखो टिकट मेरे हाथ में, टिकट देखो, टिकट ये देखो 5 करोड़। आप बोलते थे ना नालायक बेटा हूं, देखो 5 करोड़। यस, एट दिस स्टेज योर डैड कम्स एंड लुक्स एट द टिकट एंड सीधा एक चपेट मारते हैं। पापा वाज लाइक साले कितना तक नंबर पड़ा है, या मैथ्स नहीं आता तेरे को? मैं बोला पापा नंबर तो मैच हुआ ना, 11, 7, 56 और 48 मैच हुआ ना। पापा वाज लाइक साले जब तू भागा, तूने ये नहीं सुना कि वहां पे लॉटरी में 4 नंबर नहीं, लॉटरी में 6 नंबर है। तो तुमने 48 तक तो सुन लिया, आगे के 2 नंबर सुने ही नहीं। आगे के 2 नंबर निकले हैं 31 एंड 39। तुम्हारे हाथ वाली टिकट में है 31 लेकिन 40, तो तुम्हारी लॉटरी नहीं लगी। जब किस्मत डाइव करने का नहीं था तो करना नहीं चाहिए था। यस यस, बट ठीक है कोई नहीं। अब क्या हुआ ना पीपल, तुम निराश चले गए, अब बोले कि ठीक है जो भी हुआ एटलीस्ट एक स्विम करके आ गए। यस, तो यू हैव कंप्लीटेड द होल थिंग। बट इस स्टेज पे तुमने पापा के हाथ में एक टिकट नहीं दिया, तुमने पापा के हाथ में सारे 5 टिकट दिए। यस, अब पापा ने क्या किया, पहला टिकट तो वेस्ट है तो फेंक दिया, लेकिन जब पापा बाकी टिकट देख रहे थे तो पापा को पता चला कि फर्स्ट प्राइज का प्राइस 5 करोड़ है, सेकेंड प्राइज 3 करोड़, और तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कि 3 करोड़ की लॉटरी लग गई। यस और नो? अब 3 करोड़ की लॉटरी लगी, अब पापा कूद रहे हैं। नाउ पापा इज जंपिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड कमिंग इन सेइंग वाह मेरे लाडले बेटे, तेरा ही तो इंतजार करा था, तू ही तो मेरा खून वारिस है, तेरे चक्कर में ही तो हम करोड़पति बन चुके हैं। यस, नाउ इन दिस होल कॉन्वर्सेशन 3 करोड़ की लॉटरी लगी, डेट क्या है 31 मार्च। तुम इमीडिएटली लॉटरी सेंटर भागे, 3 करोड़ लॉटरी हाथ में आई। गवर्नमेंट ने आके बोला पहले टैक्स। तुमने बोला सर जिंदगी में पैसा नहीं कमाया मैंने, 31 मार्च को पहला पैसा कमा रहा हूं। एक दिन में क्या कर लोगे, ये दिन को भूल जाओ, अगले साल से नया चालू करते हैं। मानेगा वो? तो मतलब एक दिन में क्या क्या नहीं हो सकता। यस, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक दिन भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट विल से बेटा यहां पे एक दिन दिख रहा है, चलेगा मेरे को, तू टैक्स भरेगा तो एक दिन में भी भर देगा, क्या दिक्कत है मेरे को। तो आई वांट दैट वन डे टू आल्सो बी काउंटेड एंड देयरफॉर वो भी कंसिडर हो जाएगा। बट एक चीज तुम नोटिस करो पीपल, सारा चेंज कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चेंज एक भी जगह चेंज नहीं हो रहा। मतलब राइट साइड कभी भी सेम ही रहेगा, चेंज कहां आएगा प्रीवियस ईयर, बिकॉज इनकम अर्निंग कैपेसिटी कैन चेंज, टैक्स पेइंग कैपेसिटी कैन नेवर चेंज। गवर्नमेंट अगले साल कभी भी आ सकता है तुम्हारे पास, तो मतलब नेक्स्ट ईयर का डेटा हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इस साल का डेटा कभी भी चेंज होगा। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? आर वी श्योर? यस। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे पीपल, डेफिनेशन विल नाउ मेक सेंस टू यू। द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर कम्स एंड सेज, देखो डेफिनेशन सेज असेसमेंट ईयर, एक मिनट, असेसमेंट ईयर मतलब यही सत्य है, इसके अलावा चेंज। सी असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड ऑफ, क्या दिख रहा है, इनकम टैक्स ने बोल दिया असेसमेंट ईयर मतलब 12 मंथ्स ही होगा, वो नंबर चेंज कुछ भी हो जाए वो नंबर चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने का ही होगा, विच विल स्टार्ट फ्रॉम, तो मतलब हमेशा असेसमेंट ईयर विल बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड इज previous year. The income is taxable in the immediately following year, which is what we call as assessment year. तुम्हारे एग्जाम का assessment year
26, 27, करेक्ट या नहीं है? यस. नेक्स्ट, इफ यू रीड प्रीवियस ईयर मीन्स financial year immediately preceding the assessment year. People, दोनों डेफिनेशन में एक डिफरेंस दिख रहा है. ऊपर वाले में क्या लिखा है? 12 मंथ्स. नीचे वाले में क्या लिखा है? फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स होने की जरूरत नहीं है. फाइनेंशियल ईयर कम भी दिख सकता है क्योंकि असेसमेंट ईयर में फिक्स कर दिया 12 मंथ्स, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. तो अगर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर चालू ही साल के बीच में होता है तो प्रीवियस ईयर भी चालू बीच में से ही होगा. हाँ कि ना? यस, दैट इज व्हाट इज रिटन, व्हिच इज व्हाई इट सेज प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन, पीवाई विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप. जिस दिन मैंने इनकॉर्पोरेट किया उस दिन से मेरा पीवाई चालू होगा, उसके पहले मेरा पीवाई नहीं होगा. लेकिन असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. वो डेटा चेंज, and that's what the statement is. Any doubts on this part? Yes. यहां पे आपका आता है कंफर्मेशन. कंफर्मेशन इज जब तुम इंटर्नशिप के लिए जाओ, आर्टिकलशिप के लिए जाओ और तुम्हारा कोई भी पार्टनर या जो भी है जो तुम्हारा इंटरव्यू ले, अगर वो आके बोले बेटा टैक्स रेट्स पढ़ा होगा तुमने, बताओ क्या टैक्स रेट है. यस, अगर एट दैट स्टेज यू आर लाइक हाँ सर हमने तो पढ़ा था, नंबर है 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 5 10 से 15 20, वो सीधा बाहर भेज देगा. द रीजन इज बिकॉज तुमने जो टैक्स रेट पढ़ा है वो किस ईयर का पढ़ा है? असेसमेंट ईयर 26, 27. मैं तुम्हें किस ईयर का पढ़ा रहा हूं? असेसमेंट ईयर 26, 27 का पढ़ा रहा हूं. कि ना पीपल, आज तुम जैन में एग्जाम क्लियर करोगे, रिजल्ट आएगा फेब में. जब तुम रिजल्ट फेब में देख रहे होगे उसके बाद तुम आर्टिकलशिप चालू करोगे. आर्टिकलशिप चालू करते समय कौन सा साल चल रहा होगा? प्रीवियस ईयर 26, 27 चल रहा होगा. जब तुम चालू करोगे तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर 26, 27 चल रहा होगा. तो उसके माइंड में क्या है कि तुम पीवाई 26, 27 का रेट बताओगे और इन सिंपल वर्ड्स एवाई 27, 28 का रेट. हाँ आई नो कि जब तक तुम चालू करोगे इनकम टैक्स 25 आ जाएगा, वो अलग बात है, बट अभी के लिए मान के चलो. यस, तो मतलब जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था तुम असेसमेंट ईयर 27, 28 का रेट बताओगे, तुमने जंप किया और तुमने बताया असेसमेंट ईयर 26, 27 का रेट. तुम्हें इंटरव्यू क्लियर. वन थिंग आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब आप कोई भी आंसर करो पहले तो ये चेक करो कि तुम्हारे पास सारे फैक्ट्स है या नहीं. अगर सवाल पूछना पड़े तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम जितना सवाल पूछोगे उतना क्लैरिटी मिलेगा. लेकिन अगर तुम अज्यूम करते चलोगे लोग आपका अटेम्प्ट अज्यूम कर जाएंगे. यस, तो यू शुड नेवर अज्यूम द राइट आंसर, बिकॉज यू शुड ऑलवेज गो एंड आस्क हिम सर मैंने जो रेट पढ़ा है वो असेसमेंट ईयर 26, 27 का है, आपको ये रेट चाहिए या कुछ और चाहिए? अगर वो बोले तूने ये पढ़ा है तो तू ये बता दे, तुम्हारा लाइफ सेट हो गया. लेकिन अगर उसने बोला नहीं नहीं मैंने ये रेट नहीं पूछा था, मेरे को नया वाला रेट चाहिए, तो तुम सीधा क्या बोलोगे? तुम नहीं आता बोले वो बाहर भेज देगा. पीपल, कल की क्लास में बताया था किसी को भी नहीं आता नहीं बोलना. इंटरव्यू में 2 दिन का टाइम मांगेगा तू. यहां पे यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन से नहीं आता, बट नहीं आता इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द आंसर. नहीं आता मतलब तुम गिव अप कर दिए. यू विल, वेरी गुड. 2 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 तुम बोलो कि सर मैंने अनफॉर्चुनेटली ये रेट अभी तक नहीं देखा, मेरी गलती है, मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आना चाहिए था. गिव अप कर दो कि सर मेरी गलती है, मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम नहीं था. मेरी गलती मैं मानता हूं, मैं अगली बार इसको इंप्रूव करूंगा. अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, अगर आपके पास बेयर एक्ट हो, अगर आपके पास फाइनेंस एक्ट हो, आप मेरे हाथ में थमा दीजिए, मैं उसमें देख के आपको बता देता हूं. दिस विल बी अ लर्निंग फॉर मी ऑल्सो. अगर वो बोले मेरे पास नहीं है तो बोलना कोई नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो आपको पता लगा के उसी दिन इन्फॉर्म करके आऊंगा. नहीं तो अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी कुछ है या फिर आपका नंबर कुछ है, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरे पास आंसर आ जाए मैं आपको उसके बारे में मैसेज कर दूं. यस पीपल, यहां पे क्या दिखा? वेरी गुड. यहां पे क्या दिखा? तुम्हारा इंटेंशन टू डू समथिंग बेटर, एफर्ट्स तुम्हारे दिख गए एंड उस एफर्ट्स का फुल मार्क मिलेगा. यस, नो वन इन द मार्केट एक्सपेक्ट्स यू टू नो एवरीथिंग. ये तुम मान के चलो. एज सीए यू विल नॉट नो एनीथिंग. क्वालिफाई होने के बाद भी तुम्हें चीजें नहीं पता होंगी. आज वो इनडायरेक्ट टैक्स में बैठा है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स का पता है, तुम उसको डायरेक्ट टैक्स का सवाल पूछोगे उसको आएगा, तुम जाके पूछ सकते हो.
नहीं, बट तुम जब आर्टिकलशिप कर रहे हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तो वो तुम्हें सवाल पूछेगा और तुम ऑनेस्टली बता सकते हो कि तुम्हें नहीं आता, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन वहां पे बोलना कि सर नहीं आता, मैं नहीं पढ़ के आऊंगा, इज अ रॉन्ग आंसर। बिकॉज कल को जाके वो क्या बोलेगा, ठीक है इसको ले लिया तो मेरे को ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हर चीज के लिए वो यही बोलेगा नहीं आता तू खुद कर ले, अब काम मैं करूंगा या वो करेगा, यस और नो। तो एट दैट स्टेज इफ यू कम एंड टेल हिम कि सर मेरे को नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं सीख के आऊंगा, यू आर नाउ शोइंग हिम इंटरेस्ट, तब उसको लगेगा हाँ ठीक है बंदा ऐसा है कि एटलीस्ट पढ़ाऊंगा तो कोशिश करेगा, तो मतलब इसको लेने का मतलब है। दीज आर ऑल सिंपल इंटर्नशिप ट्रिक्स पीपल, बट बिफोर यू स्टार्ट इटसेल्फ बी केयरफुल टू फर्स्ट राइट द करेक्ट आंसर। उसने रेट पूछा तुम उठाते ही रेट बोल दिया, सब गलत ही दिखेगा। कोई भी चीज का आंसर कभी भी टाइम पे नहीं देना अनलेस यू नो द राइट क्वेश्चन, यस। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स, इनकम टैक्स चालू होते ही, इंटरव्यू चालू होते ही पहले ही गिव अप कर दो और सर को बोल दो सर मैंने यही असेसमेंट ईयर पढ़ा था, अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो मैं प्रिपेयर करके आया हूं, कोई और असेसमेंट ईयर का डेटा शायद मेरे पास नहीं होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मैंने देखा है लेकिन मेरे क्लैरिटी नहीं है। ये अगर तुमने इंटरव्यू स्टार्ट करते ही बोल दिया तो एटलीस्ट वो केयरफुल हो गया, क्योंकि पीपल लॉजिकली उसका भी पिल्ट देख के देखो, आज वो किस असेसमेंट ईयर में बैठा है 27 28, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको 26 27 का इंफॉर्मेशन याद नहीं हो, यस और नो। अब तुमने जाके कोई रेट बोला, वो जाके कुछ और सोच रहा है, दोनों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, लॉस तो तुम्हारा ही है, यस। इसमें अगर तुमने उठाते ही क्लैरिफाई कर दिया कि सर इनकम टैक्स में मैंने सिर्फ यही पढ़ा है, अगर उसके माइंड में ऐसा कुछ हुआ कि ये रेट तो मेरे को याद ही नहीं है, तो वो सवाल पूछेगा ही नहीं तेरे को। जब उसको ही नहीं आता तो वो तेरे को क्या चेक करेगा, यस। तो उस सिनारियो में फिर वो सवाल पूछेगा जो चेंज नहीं हुआ होगा, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा, बिकॉज तुम्हें वो पढ़ा होगा। करेक्ट नहीं करेक्ट, यस। तो बी स्मार्ट ऑन आंसरिंग द राइट क्वेश्चंस पीपल, एंड दैट स्मार्टनेस विल कम फ्रॉम द क्लास। मतलब अगली क्लास से जब मैं तुम्हें कुछ दूं और तुम्हें उसका आंसर आता हो, आने से पहले ये चेक कर लेना कि राहुल ने तुम्हें सारा डेटा दिया है क्या, यस। बिकॉज आई विल बी लाइक दिस ओनली पीपल। अगली क्लास से ये होने वाला है, जब हम लोग सम्स चालू करेंगे मैं तुम्हें कुछ की दे दूंगा और तुम कुछ की चालू करोगे, शायद तुम्हारा आंसर सही भी होगा लेकिन मैं आऊंगा और सीधा काट के चला जाऊंगा, बिकॉज मैं यही बोलूंगा तूने जब मेरे को पूछा ही नहीं तो तूने जो भी किया होगा वो मैं सोच ही नहीं रहा था। अब मैं वो सोच भी रहा हूंगा तो भी मैं तुझे क्यों बोलूंगा, आई एम अ सैडिस्ट, मेरे को पेपर काटने में मजा ही आएगा, यस। तो चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम अपना पेपर कटवाओ और वापस से चालू करो, या तो चालू करने से पहले ही मेरे को बोल दो राहुल सारा डेटा दे, उसके बाद ही मैं चालू करूंगा। चॉइस तुम्हारी है। हाँ, आई एम वेरी फ्रेंडली टू दैट एक्सटेंट। तुमने मेरे को पूछा मैं सवाल आंसर करूंगा, तुमने नहीं पूछा मैं कुछ नहीं करने वाला फिर, यस। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी कि आज के बाद से कोई भी टॉपिक चालू करते समय राहुल ये वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तुम नहीं बोले तो मैं क्या बोलूंगा, तुझे आता होगा तो खुद पढ़ ले, यस। लॉस तुम्हारा मेरा, आई कीप इट वेरी सिंपल टू यू, यस। तो ये आज के दिन मैंने चार्जिंग सेक्शन में 4 वर्ड तुम्हें करवा दिए, बिकॉज मुझे लगा तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम से ये चांस ही नहीं है, राहुल ये करवाएगा नहीं, बिकॉज राहुल मान के चलेगा तुम लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगे, खुद से पढ़ लोगे, यस। तो अगर तुमने हाथ खड़ा किया और बोला मेरे को नहीं आता तो मैं करवाऊंगा, वरना मैं नहीं करवा रहा, ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है। कोई चैलेंज यहाँ पे, सब समझ में आया, यस। तो हमने 2 चीजें और पढ़ ली पीपल, विच इज PY एंड AY। अब तुम्हें अगर इतना समझ में आ गया तो मैं एक सवाल आज का होमवर्क, यस। सवाल इज वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू राइट अ वर्ड, द वर्ड इज कॉल्ड सवाल इतना है, क्या ये इंग्लिश करेक्ट है? क्या ये इंग्लिश करेक्ट है? किसी को तुम जाके बोलो कि सर मैं करंट प्रीवियस ईयर में हूं, आर यू टेलिंग द राइट स्टेटमेंट, इज द क्वेश्चन, इज द क्वेश्चन। ये तुम्हें फिगर आउट करके आना है कि करंट प्रीवियस ईयर करके एक वर्ड होता है या नहीं होता है, बिकॉज जितना इंग्लिश मैंने पढ़ा है, करंट मतलब आज और प्रीवियस मतलब तो साथ में कैसे हो गया, यस। दिस इज लाइक ऑक्सीमोरॉन, यस। बी द मोरॉन एंड फाइंड द आंसर, यस। तो यू आर गोइंग टू फिगर आउट वेदर करंट प्रीवियस ईयर करके एक इंग्लिश होती है या नहीं होती है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। कोई डाउट्स यहां तक, सब क्लियर हो गया, यस। हमने चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या कर लिया पीपल, वी हैव अंडरस्टूड इन द चार्जिंग सेक्शन व्हाट इज कॉल्ड पर्सन, रेट्स एंड फोर्स मैंने बोला बाद में पढ़ेंगे, और 2 वर्ड हमने कर लिया विच इज PY एंड AY। बचा हमारे हाथ में एक ही टॉपिक विच इज कॉल्ड
टोटल इनकम, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल इनकम करेंगे, और टोटल इनकम करते ही ये चैप्टर, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे we're going to start sums, we're going to do rates of taxes from there. yes, टोटल इनकम चालू करते वो हो जाएगा। कल की क्लास समझ लो 1 घंटा टोटल इनकम के बारे में, उसके बाद हम लोग सम्स चालू करेंगे। we're going to start sums from tomorrow। तो जो भी आपका स्टेशनरी मिसिंग है वो सारा कल की क्लास में हो जाना चाहिए। पीपल एक छोटा एफर्ट कर दो, नीचे पी वाई और ए वाई का डेफिनेशन खुद से लिख लोगे। यस, व्हाट इज पी वाई का डेफिनेशन? द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, फुल स्टॉप। इट मे नॉट बी फॉर 12 months, it can be for a period less than 12 months. Example is new incorporations. Example is new incorporations. Assessment year means year of 12 months, year in which you pay the tax. For your exam it is AY 26-27 and PY 25-26। अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेना पीपल, 2 ही लाइन लिखना है। फिनिश इट ऑफ सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? क्लियर इनफ टू गो? कल मिल जाए। Yes, chalo. Thank you, people. Have a good day.